नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो जैसा कि हमने अपने इतिहास का क्रम जारी रखा है, उसी क्रम में एक कड़ी को और जोड़ते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अध्याय 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की वीडियोस प्रोवाइड करवा दी हैं, उपलब्ध करवाई हैं हमारे चैनल पर, जिनको आप जाकर के देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। देखिए, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप दूसरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक कड़ी से ये जुड़ा हुआ है। तो उसको तीसरे को पढ़ेंगे तो आप चौथे को आसानी से समझ सकते हैं, चौथे को पढ़ेंगे तब आप फिफ्थ चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। कारण उसका ये है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं बाकायदा आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि एक क्रम में जानकारियों को जारी रखा जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, ठीक है, अपने जीवन में किसी बड़ी सर्विस को आप अचीव करना चाहते हो, बड़ी सेवा में जाना चाहते हो, या फिर आप अपनी क्लास की या अकादमिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, ये वीडियो दोनों ही तरीके से उपयोगी होगी। इसीलिए कुछ बच्चों की शिकायत भी रहती है इस तरह आपकी वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर मुझे इसकी रीडिंग करनी हो तो मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे बस। मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, पर उसमें शायद ये होता है कि एक बड़ा तबका, एक बड़े बच्चे कट ऑफ हो जाते हैं उन जानकारियों से जो मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें केवल रीडिंग ही हो पाएगी। तो अगर आपको पढ़ना ही है तो मेरे इस वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। बुक आपके पास है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। पर मेरा ये मकसद रहता है कि चाहे आप कोई सेवा के लिए परीक्षा कर रहे हो, बड़े एग्जाम्स के लिए, और मैं बताता भी रहता हूँ कि बच्चों इनको याद रखिएगा, ये केवल पेपर तक ही सीमित ना रखिएगा, ये जानकारियां हैं, अच्छी हैं। चाहे आप अपने क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इनको मैं बहुत ही इस सलीके से पढ़ाता हूँ, बहुत ही एक्सप्लेन वे में पढ़ाता हूँ, विस्तार से पढ़ाता हूँ कि आपको एक छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सके मेरे द्वारा। तो हमारा जो उद्देश्य है कि आपको बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना, वो हम कर रहे हैं। तो उसी क्रम को चलिए बिना विलंब किए जारी रखते हैं और बताता हूं मैं आपको, चूंकि जैसा कि मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि आपको पहले चैप्टर क्लियर होना चाहिए कि वो आपका अध्याय किस बारे में बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि समझाने में आपको और सुविधा हो। चलिए, तो बात करते हैं। राज्य सभी लोग जानते होंगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे 2-4 राज्यों के नाम बता दीजिए, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आप अपने राज्य का भी हो सकता है नाम बता सकते हैं बच्चों। तो राज्य जानते ही हैं, राज्य क्या होता है। राजा, राजा बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, उनके नानी दादी ने कहानियां सुनाई होंगी। तो इस स्तर से राजा के बारे में भी जानते होंगे कि एक बड़ा व्यक्ति, आपके दिमाग में आता है ना, एक बड़ा व्यक्ति है जिसके पास महल है, उसको हम राजा कहते हैं। तो राजा, बस ये यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पद नाम है, ठीक है, ये पद है। कोई राजा ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई एक व्यक्ति का नाम है, एक पद है। पद से मेरा मतलब, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या कहा, ये सॉरी यहाँ पर प्रधान, ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, मैंने लिखा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम तो होता नहीं है, ठीक है, ये हमारे यहाँ क्या है, एक संवैधानिक पद है बच्चों, या मैं पद की बात करूं कि एक पद है। आपने देखा होगा कि नेहरू जी, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहर, यहाँ पे लिखता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो नेहरू जी जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। वर्तमान जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, तो उस समय की बात करूं तो मैं बता सकता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये क्या है, हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, आपको ये बदलता दिख रहा है ना आपको, कि नाम तो बदलते रहेंगे, कोई व्यक्ति और आकर के वहां प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ये जो पद है वो फिक्स है कि प्रधानमंत्री का एक पद है। उसी तरह राजा का भी एक पद होता है बच्चों, ये आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहा है एक प्राचीन गणराज्य की।
थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। प्राचीन का मतलब तो पुराना ही होता है बच्चों, जैसा आप लोग जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी है, बताता रहता हूँ मैं छोटी छोटी जानकारियों को। गणराज्य को आप हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पा रहे हो, तो आप दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। राज्य तो समझते ही है ना, गण नहीं समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको इससे रिलेटेड एक चीज बता देता हूँ। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है। हम आप जानते हैं कि हम 26 जनवरी को, ठीक है, क्या मनाते हैं, हर वर्ष 26 जनवरी को अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गण आ गया ना, तो गण एक अलग ही शब्द है, एक समूह के तौर पे माना जाता है कि जहाँ कुछ समूह के तौर पे रखा जाएगा, तो राज्यों का समूह इस तरीके से आप कह सकते हैं। और गणतंत्र का मतलब होता है कि जो सामूहिक जो तंत्र है, कि मतलब वहां पर तंत्र मतलब शासन बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से सामूहिक शासन अगर किसी चीज का है तो उसको हम गणतंत्र के रूप में जानते हैं। तो और इसका जो गण का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में, तो रिपब्लिक बोला जाता है बच्चों, ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक। और दिवस को हम डे के रूप में जानते हैं, सभी लोग बच्चे जानते भी होंगे। तो ये छोटी जानकारी आपको हमने यहाँ पर दी है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया बच्चों, तो डाउट में मत रहिएगा, आगे चल के हम आपको बकायदा इसको क्लियर भी करेंगे। हम जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे आपको ये सारी जानकारियां बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए थोड़ा सा हम चैप्टर पे चलते हैं, और इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको मुझे समझाने में और आसानी हो सके। चुनाव का दिन, वो जो दिन है बच्चों, वो चुनाव का दिन है, उसकी एक हेडिंग यहाँ पर दी गई है। कह रहा है कि जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। शंकरन एक बच्चे का नाम है, यहाँ पर उसकी फोटो भी बनाई गई है। वो अपने नाना नानी के यहाँ गया हुआ है, सुबह उठता है तो देखता है कि चुनाव का दिन, चूंकि यहाँ हेडिंग ही है, चुनाव का दिन था। उसके नाना नानी जी सुबह सुबह जो है चुनाव केंद्र पर जल्दी पहुंचने के लिए निकल रहे थे। तो शंकरन के दिमाग में आता है कि भाई वो इतने उत्साहित क्यों थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि चलिए हम चिड़ियाघर देखने चलेंगे, तो आप भी उत्साहित हो जाते हैं, यार वहाँ कौन कौन से जानवर होंगे, कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो उनके नाना नानी जी भी थोड़ा सा उत्साहित थे सुबह सुबह कि जल्दी जा करके वोट डाल के आ जाएं। अब ये भी उसके दिमाग में सवाल आता है कि भाई आप इतने उत्साहित क्यों हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। शंकरन पूछता भी होगा अपने नाना से, तो उसके नाना कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही कह पाते हैं कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये अपने शासकों का चुनाव मतलब होता है चुनना किसी चीज को बच्चों, कि हम किसको चुनते हैं, ठीक है। तो शासक से आपको याद आता है क्या, शासक से याद आता है शासन, ठीक है। तो शासन किसका है, अगर आपको पूछा जाए, जैसे आप किसी राज्य में रहते होंगे तो आप कहेंगे सरकार का। क्या कहेंगे बच्चों, सरकार का। लेकिन सरकारें क्या होती हैं, दो तरीके से होती हैं। आपने देखा होगा कि आपके राज्य में एक सरकार है, राज्य सरकार, ठीक है, सॉरी सरकार, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो राज्य सरकार, ठीक है, चलिए। और दूसरी होती है भारत सरकार, जो कि हम जानते हैं मतलब देश के रूप में भारत सरकार, ठीक है। जहां पर अगर आपको ये ना समझ में आ रहा राज्य सरकार, और तो यहाँ पर देखते होंगे आप, क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है राज्य में, क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, जो मुखिया होता है राज्य का एक तरीके से, ठीक है, मुख्यमंत्री। और देश के रूप में हम जिसको देखते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री को देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप समझ सकते हैं चीजों को। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अभी हम नहीं चुनने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। उसके नाना ने ये कहा, हम अपने शासक को। तो आपके यहाँ कोई नेता या मंत्री खड़ा होता होगा जो आपके यहाँ चुनाव मांगता होगा कि भाई इतने पार्टी से इतने लोग आए आज आपके घर में, कि भाई आप हमें वोट दो। चार लोग खड़े हो गए, मान लीजिए आपके यहाँ 4-5 लोग चुनाव में, कि भाई हमें वोट दीजिए, वो कह रहे हैं हमें जिता दीजिए, वो कह रहे हैं हमें जिता दीजिए। और फिर आपको चुनाव करना होता है कि कौन सा व्यक्ति सही है, अगर ये सही है तो इसे वोट देंगे, ये सही है तो इसे, या ये सही है तो इसे वोट देंगे। तो वो वही उसके नाना जी ने कहा कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप चुनते हैं वो विधायक या मंत्री जो भी बनता है, विधायक बनता है या सांसद जो भी सांसद का चुनाव हो तो सांसद बनता है, ठीक है। अगर विधायक और सांसद आपके दिमाग में ना भी समझ में आ रहे हैं बच्चों, तो कोई बात नहीं, बाद में आपको मैं बता दूंगा डिटेल से जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। तो जिस व्यक्ति को आप चुनते हैं वो नेता मंत्री बनता है, हो सकता है मुख्यमंत्री ही बन जाए, ठीक है।
तो वही यहाँ पर बात आई कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो शंकरन के मन में एक सवाल था। फिर अब बात आती है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। अब जो लोग शासक बन गए थे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चों। तो एक प्रश्न है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सवाल है बच्चों कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। यानी हम शासक या किसी व्यक्ति को कैसे चुन रहे हैं, 50 वर्षों से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 50 वर्षों से। 50 वर्षों से हम क्या करा रहे हैं, मतदान करा रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्या करा रहे हैं, वोटिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोटिंग। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वोटिंग क्या है या मतदान क्या है। जैसे हम चुनाव केंद्रों पर देखते हैं कि लोग वोट डालने जाते हैं, तो हम 50 वर्षों से क्या कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम शासक बनाते हैं वोटिंग के जरिए बनाते हैं, मतदान के जरिए। इनका कहना ये है कि आप चुनाव में वोट डालिए, जो जीतेगा, जिसको ज्यादा मत मिलेंगे, वोट मिलेंगे, वही क्या होगा, जीतेगा। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पर लेकिन लग गया कि बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। अब देखिए हम ये क्या कह रहे हैं, हम 50 वर्षों से केवल मतदान करवा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत पहले कैसे हुआ करता रहा होगा, अगर 100 साल की मैं बात करूं कि 100 साल पहले कैसे होता होगा। 50 साल तो ठीक है, लेकिन 100 साल भी तो, अब 50 साल से आप मतदान करवा रहे हैं। लेकिन अगर मैं 100 साल की बात करूं तब कैसे लोग शासक बनते थे, ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना आपके। ठीक है, तो कह रहा कि हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि, देखिए यहाँ पर फिर से वो अध्याय 4 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जब पुराने अध्याय को पढ़े रहते हैं तो अगला अध्याय आपके लिए काफी इजी हो जाता है और समझना काफी आसान हो जाता है। तो पहले अध्याय में मैंने भी आपको बताया था, अध्याय 4 में हमने ये पढ़ा था कि कुछ राजा, जो राजा होते थे उस समय पर, संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन या लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन मतलब लोगों का एक समूह होता था बच्चों, एक पंचायत मान लीजिए। तो जन या लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि पहले राजा बनते थे भाई, और उनको चुनता कौन था, जन यानी लोग चुनते थे। और ये अध्याय 4 में हमने पढ़ ही लिया था। अब जिन बच्चों ने अध्याय 4 नहीं पढ़ा था, थोड़ा मैं उनको बता दूं कि अध्याय 4 में था क्या आखिर। अध्याय 4 में बच्चों मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता के तौर पर मैंने बताया था ना कि वैदिक सभ्यता के मैंने बताई थी कि वैदिक सभ्यता में क्या था कि जब हमने स्टार्ट किए तो हमने देखा कि लोग कबीलों में बस रहे हैं। किसमें, कबीलों में। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कबीला हमने बना दिया, फिर कुछ दूरी पे एक और कबीला हो गया, इस तरीके से। तो इसको हम जन या विश कहते थे। क्या कहते थे, जन या विश कहते थे। हम कबीला नहीं कह रहे हैं, इसको जन या विश कहते थे। ठीक है, जैसा कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा है। अब होता क्या था कि इसमें किसी को हमें मुखिया बनाना है, राजा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या करते थे, सभा करते थे बच्चों। मतलब सभा मतलब आप समझते होंगे ना, कमेटी बैठती थी एक पंचायत के तौर पर, और उसमें मान लीजिए 10-15 लोग बैठ गए यहाँ पर, और उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बैठी ऐसे, और इन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति को, किसी को ये लोग क्या बना देते थे, राजा बना देते थे, चुन लेते थे अपना राजा। यार ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, या इस व्यक्ति को हमें राजा बनाना चाहिए, इसकी सोच अच्छी है, या ये ठीक ठाक व्यक्ति है, तो उसको राजा। इनको हम राजन भी कहते थे। इसका कारण क्या था कि ये नाम का राजा, मैंने वहां लिखा भी था कि ये नाम का राजा था, नाम का राजा। ऐसा क्यों लिखा था मैंने बच्चों, कि इसके पास कोई महल नहीं होता था, ना कोई महल था, ना कोई इसके पास बहुत बड़ी संपदा थी कि उसके राजा मंत्री थे, क्योंकि वही कबीलों में रहते ही थे। तो ये केवल नाम का राजा था बच्चों। तो एक तरीके से ये भी शासन कर रहा था वहां पर। अच्छा, इसका शासन वगैरह भी ज्यादा कुछ नहीं था कि मतलब ये कोई कह देगा तो मानना है, एक सभा ही उसको मतलब सब कुछ करती थी। बट राजा ये नाम का था कि भाई एक राजा भी हमारे यहाँ है, तो उनका भी कुछ मत रह हो सकता है। ठीक है, ये भी कुछ अपना करते रहे होंगे। ठीक है, तो ये नाम के राजा थे भाई, महल वहल कुछ नहीं था इनके पास। लेकिन होता क्या है कि 3000 साल पहले, मतलब उसके बाद की बात बता रहा हूं। ये जो बात बताई मैंने 3500 साल पहले की बताई, 3500 साल पहले की बताई, जो मैंने राजा वाली बात बताई, नहीं नाम की राजा वाली। अब उसके 500 साल और बात कह रहे हैं कि 3000 साल पहले क्या होता है कि राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। यानी अभी तक जन या विश जो लोग थे वो राजा बना देते थे, लेकिन अब परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब क्या हुआ कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा का रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि अब लोग क्या करने लगे कि जो बड़े बड़े यज्ञ करके राजा बनने लगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इससे जानकारी भी अच्छी मिल जाए। ये कह रहे हैं, अच्छा ये राजा अलग थे बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, ये भी नाम के राजा नहीं थे, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं तो नाम के राजा तो होंगे नहीं।
तो कह रहे हैं कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब उस समय क्या हो गया, जो वोटिंग मतदान हो गया उस समय यज्ञ हो गया कि भाई साहब बड़ा सा यज्ञ करवाइए और क्या बन जाइए, राजा बन जाइए। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अश्वमेध यज्ञ, और वेरी इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा, अश्वमेध यज्ञ क्या था, एक ऐसा ही आयोजन था कि मतलब अश्वमेध यज्ञ, जो राजा अगर आपको बनना है तो आप ये अश्वमेध यज्ञ करवाइए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ होता कैसा था इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। हालांकि इनको जो यज्ञ होते थे राजा बनने के लिए, उसमें अश्वमेध यज्ञ भी है और भी यज्ञ है बच्चों, एक दो यज्ञ मुझे अभी, जैसे राजसूय यज्ञ है उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ करवा करके आप राजा बन सकते हैं, यानी कोई वोटिंग वहां पर नहीं हो रही कि मतदान होगा जाओ आप चुनाव करके आओ। तो उसमें एक नाम बता दिया गया अश्वमेध यज्ञ, उसका नाम है अश्वमेध। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको बताऊं कि क्या आपने रामायण देखी है। आप कुछ बच्चे कहेंगे, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कहेंगे हाँ हमने देखी है। तो आपने देखा होगा कि लवकुश कांड में लवकुश ने क्या किया था, श्री राम जी का एक घोड़ा पकड़ लिया था ना, वो अश्वमेध यज्ञ का ही घोड़ा था। तो उससे आप समझ जाइए कि वहां पर भी वो यही सेम चीज थी। हालांकि उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ बच्चों, उस समय बहुत सारे राजा हुआ करते थे, जिसको भी राजा बनना है वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा होगा उस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे कि घोड़े को क्या करता था, राजा जो है अपने घोड़े को छोड़ देता था स्वतंत्र विचरण के लिए। स्वतंत्र मतलब भैया जाओ जहां तुम्हारा मन कहे, आप स्वतंत्र हो आज। ठीक है, और लोगों की देख रेख, ऐसा नहीं उसके पीछे कुछ सेना वगैरह भेज देता था राजा कि भाई घोड़े को कुछ दिक्कत तकलीफ हो जाए, मान लो चोट वोट लग जाए कहीं पर, तो उसके साथ सेना भी रहे हमारी। ठीक है, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अच्छा, अगर उस घोड़े को स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, अब मान लीजिए वो किसी दूसरे राजा के यहाँ पहुंच गया घोड़ा, तो अगर किसी ने उस घोड़े को रोक लिया तो इसका मतलब उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और नहीं रोका, अगर आप पूछेंगे भैया नहीं रोका तो उसका जो राज्य रहेगा वो भी उसी राजा का माना जाएगा, यानी अब वो राजा कम शक्तिशाली हो गया, वो ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, देखिए आपके सवाल का जवाब भी यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। मतलब जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो ज्यादा शक्तिशाली है, और अब वो जो एरिया जहां जहां घोड़ा जाएगा वो सारा एरिया किसका हो जाएगा, यानी अगर घोड़ा यहाँ से चला और ये जो पूरा घूम 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 करके आ गया तो पूरा एरिया किसका हो जाएगा, चाहे जितने राजा यहाँ मिल जाए। ठीक है, वो सारा एरिया किसका हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने रोक लिया, मान लीजिए यहाँ रोक लिया किसी ने घोड़ा, तो इसको लड़ाई करनी पड़ेगी इससे। ठीक है, अगर लड़के जीत गया मान लीजिए तब तो ये शक्तिशाली हो गया, और नहीं जीत पाया तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वही शक्तिशाली है। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। किनको आमंत्रित किया जाता था, जो लोग कहते थे कि नहीं ठीक है जाने दो, घोड़े को हम नहीं रोकेंगे। ठीक है, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, यार यज्ञ करवाता कौन था ये, तो इनको विशिष्ट मतलब विशेष कहा जा सकता है, पुरोहित। पुरोहित का मतलब बच्चों एक तरीके से ब्राह्मणों से मान सकते हैं कि इनको ब्राह्मण वर्ग जो है करवाता था इन यज्ञों को। ठीक है, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, यानी अब जो वहां पर पुरोहित थे वो जो यज्ञ करवाएंगे तो यज्ञ के बदले में राजा उनको उपहार देते थे। ठीक है, हो सकता है कि उनको हीरे जवाहरात वगैरह देते रहे हों। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है वो बहुत शक्तिशाली माना जाएगा। जायज सी बात थी, जो अपने घोड़े को ऐसे छोड़ दे कि भाई जाओ और जितना तुम घूम के आओगे सारा मेरा एरिया है। ठीक है, तो वो क्या माना जाता था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जो यज्ञ में लोग आएंगे वो क्या लाते थे, उसके लिए उपहार लेकर के आते थे कि भाई ये लीजिए, आप तो बड़े शक्तिशाली निकल के आ गए हमारे सामने, तो हमारे आपसे भी रिश्ते अच्छे रहे, ताकि राजा कह दे यार चलो ठीक है आप जाओ, आप भी अच्छे से रहो, आपके यहाँ कोई आक्रमण वगैरह नहीं करने वाले हम। तो उपहार भी हो सकता है वो लेके आते रहे हों। ठीक है, जब यज्ञ होता था वो। ठीक है, तो इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी कि राजा किसी, जैसे आपने देखा होगा अगर आपने एक मूवी देखी हो बाहुबली, तो देखते नहीं कि उनका सिंहासन जो राजा का स्थान हो कितना ऊंचा होता है ना, ऊंचाई पे बना होता है, बड़ा सा कुर्सी टाइप में बनी होती है, तो उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। देखिए राज सिंहासन का जिक्र आ गया यहाँ पर,
कि राज सिंहासन पे उसको बिठाया जाएगा, या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर। विशेष आसन की बात की गई है यहाँ पर, यानी ऐसा नहीं कि सबके साथ उसको नॉर्मली बिठा दिया जाएगा कहीं भी। राजा को एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी थोड़ा सा है कि युद्ध क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कहीं राजा कहीं युद्ध करने जा रहा है तो उसका सारथी कौन होगा। सारथी को अगर आप थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे तो सारथ यानी रथ सहित, तो रथ में घोड़े होते हैं और घोड़े को हाँकने के लिए यानी उसका ड्राइवर, आप ड्राइवर के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ऐसे बता रहा हूं, उस समय सारथी कहा जाता था उनको। तो सारथी क्या होता था, उसका सहचर, मतलब उसके साथ में जो रहता था वो सारथी ही होता था। तो यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों का तथा अन्य गुणों का गान करता था। अच्छा, आप देखिए, क्योंकि युद्ध के समय में वो सारथी ही उस राजा के साथ रहता था। जैसे आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि अर्जुन का जो रथ हाँक रहे थे कौन थे, श्री कृष्ण थे। तो वो श्री कृष्ण क्या थे, उसके सारथी थे। तो अब चूंकि जैसे जो सारथी जो उनके राजा के साथ में रहेगा, तो राजा किससे युद्ध कर रहे हैं, कौन कौन से राज्य उन्होंने जीत लिए हैं, वो सारथी को ज्यादा अच्छे से पता रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो सारथी होता था वो उनकी विजयों का और अन्य गुणों का, कि राजा बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत दयावान हैं, इस तरीके से जो उनके गुण रहेंगे और जो उनकी विजय है कि इन्होंने ये जीत लिया है, वो जीत लिया है, उनका क्या करता था, गुणगान वहां करता था। ठीक है, मतलब अनाउंस करता था कि ये राजा ऐसे हैं ऐसे हैं। ठीक है, और राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। उस समय क्या होता था कि राजा बहुत सारी शादियां करते थे बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर रानियों का जिक्र किया गया है कि रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ऐसा नहीं था कि केवल राजा ही यज्ञ करवा रहा है तो राजा ही कुछ उसमें अनुष्ठान में शामिल होगा। उनके पुत्रों और रानियों के लिए भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, अनुष्ठान होते थे। ठीक है, अन्य सारे आमंत्रित राजा का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। यानी जो बाकी सारे राजा आते थे वो केवल पूरी प्रक्रिया देखते थे, कैसे कैसे वहां पर राजा का क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। यानी कि वो एक ऑडियंस थे। ऑडियंस का मतलब दर्शक थे। जैसे आप मैच देखने जाइए तो ना आप वहां खेल रहे हैं ना फील्डिंग कर रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वही हाल उनके लिए भी था कि राजा जो आते थे वो केवल देखते थे बस क्या क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। यानी राजा के साथ में क्या करता था, वो जल छिड़कता था, पुरोहित जो ब्राह्मण होता था जो यज्ञ करवा रहा है, और कई और अनुष्ठान का मतलब और कई सारे प्रोग्राम, जैसे भाई हवन करवा रहा हो, कुछ सामान दान करवा रहा हो, इस तरीके से हो सकता है बहुत सारे अनुष्ठान भी करवाता रहा हो। अब कहा जा रहा है कि विष अथवा वैश्य, यानी विष और वैश्य दोनों सेम ही है, विष से निकला हुआ ही वैश्य है। जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, यानी उपहार मतलब जैसे अब वो राजा बन रहा है और खुद को अपने आप को राजा के रूप में वहां पर स्थापित कर रहा है, तो उसके लिए क्या करते थे, जो व्यापारी लोग होते थे वो उपहार लाते थे कि भाई ऐसा हो कि हमारे इनसे अच्छे रिश्ते बने रहे और राजा की थोड़ी कृपा भी बनी रहे हमारे ऊपर। इसलिए थोड़ा सा जो पुरोहित लोग थे, ओ सॉरी, जो वैश्य लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो राजा के लिए थोड़ा उपहार वगैरह भी लेके आते थे जब राजा का वहां पर राजा से अभिषेक टाइप हो रहा है कि भाई राजा आज जो है बन रहा है ये, तो जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। अच्छा, इन व्यापारियों को जो है वैश्य को पुरोहित क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। अच्छा, शूद्र का बड़ा ही अलग से कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों, कुछ लोग शूद्र को अलग ही नजरिए से देखते हैं। शूद्र का एक मतलब होता है सेवक से भी होता है, तो उस समय थोड़ा सेवक से लिया जाता था इनका मतलब। ठीक है, बाद में लोगों ने इसको दास से मान लिया और गुलामी से कुछ जोड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। शूद्र का उस समय सेवक के रूप में जो है जाना जाता था। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि ये तो मान लीजिए राजा का अनुष्ठान था या राजा का जो अश्वमेध यज्ञ था उसमें तो आ सकते थे ये लोग, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते थे जिसमें शूद्रों का आना मना था। और चूंकि पुरोहित किसको, वैश्य को शूद्र मानते थे, तो व्यापारियों का उसमें आना वर्जित था, यानी मना था कि उसमें व्यापारी नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि कुछ अनुष्ठानों में क्या था, उनको शामिल नहीं किया जाता था, व्यापारी नहीं आते थे उसमें। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। देखिए, पेशा कह रहा है, पेशा जैसे किसी का पेशा है, मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, अभी ड्राइवर एक शब्द लिया, कोई ड्राइवरी करता है, गाड़ी चलाता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियर है, ये पेशा है बच्चों, प्रोफेशनल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे।
अब देखिए पेशे के आधार पर आप देख सकते हैं कि वहां पर कौन कौन से थे, पुरोहित थे। पुरोहित का पेशा क्या था, यज्ञ करवाना, ठीक है। वहां राजा थे जिनका काम था राज्य पर शासन करना, ठीक है, वो भी तो एक पेशा ही हुआ ना। तो इस तरीके से आप एक सूची बना सकते हैं। वहां पर वैश्य थे, व्यापारी भी आते थे। हालांकि कुछ अनुष्ठानों में व्यापारी को मना किया गया था, उनको शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन क्योंकि अब इसमें तो राजा ही का राजस्व हो रहा है या उसका जो है अनुष्ठान था, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो उसमें हो सकता है व्यापारी को आने की छूट रही हो। तो यहाँ पर आप उसकी सूची बना सकते हैं अपने ज्ञान के आधार पर। ये आप खुद से करेंगे तो आपको थोड़ा सा आपका ज्ञान अर्जन भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वर्ण, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी आया निकल करके। कॉन्सेप्ट मैं कह लूँ या ये कह लूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर निकल के रहा है बच्चों। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा भी जाता है। और इनके बारे में आप बहुत आगे तक भी पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे भी इसको अच्छे से पढ़िए समझिए ताकि आपको याद भी रहे। कहा जा रहा है कि इस समय उत्तर भारत में, उत्तर भारत जो मैप के ऊपर वाला हिस्सा, जब भी मैं ऐसी चीजें बोलूं आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि जैसे मैप को आप ऐसे बांट रहे हैं तो ये उत्तर मतलब उत्तर यहाँ पर है, तो उत्तर भारत मतलब ये एरिया आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, अब देखिए गंगा यमुना क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए गंगा कहाँ पर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर है, आपको बिहार के प्रांत, बिहार की तरफ जो है गंगा बहती है, ठीक है। तो गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ठीक है। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। अब देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने वेदों का जिक्र किया था तो हमने कहा हमारे पास 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद काफी पुराना वेद है, ठीक है। ऋग्वेद काफी क्या है, पुराना वेद माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद को हम क्या करते हैं, काफी पुराना वेद मानते हैं। इन साहब का यहाँ पर कहना ये है कि जो ये वेद रचे गए थे वो गंगा यमुना क्षेत्र की तरफ एक तो रचे गए थे, एक ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऋग्वेद के बाद में रचे होने के कारण जो तीनों और वेद थे हमारे, तीनों और वेद कौन से थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ। और भी ग्रंथ मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि ये तीनों वेद ही हैं। वेद तो हमारे पास 4 है, जिसमें से ऋग्वेद को मिला करके हम बता रहे हैं, और 3 ये है, अन्य ग्रंथ भी हैं अभी और, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे, अभी तो क्लास 6 के हिसाब से इतना ही है बच्चों आपके लिए। तो अन्य ग्रंथ शामिल हैं, तो इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे गलती से ये पूछ ले कि उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे वो उत्तर वैदिक ग्रंथ है। इसका कारण क्या है बच्चों, कि ऋग्वेद को पहले लिखा गया था, सबसे पुराना ग्रंथ है ये, ठीक है। और जो है इसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बाकी ग्रंथों को लिखा गया है। इसलिए उत्तर का एक अर्थ बाद में भी होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्व मतलब पहले, और उत्तर अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। तो बाद की जो वैदिक सभ्यता थी उसके हमने ये तीनों वेद में और अन्य ग्रंथ पाए हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि पुरोहितों द्वारा रचे इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। देखिए अभी तक आपने अश्वमेध यज्ञ देखा, लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न तो आएगा ही ना कि ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में आखिर बताया किसने और लिखा कहाँ हुआ है, कि इस पे जल छिड़कना है, इनके रानियों का अनुष्ठान करना है, राजा को ऐसे बिठाना है। तो कहा जा रहा है कि जो ये ग्रंथ थे, इन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। यानी इन्हीं ग्रंथों में जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण वर्ग था, इन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया जाएगा, ठीक है। और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, यानी समाज में क्या नियम होने चाहिए उनके बारे में भी क्या किया गया है, बताया गया है। किसमें, इन ग्रंथों में। यानी हम सारा जो कुछ कर रहे हैं इन ग्रंथों के हिसाब से ही कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, उस समय समाज में कई समूह थे, मतलब बहुत सारे लोग हुआ करते थे, कई समूह हुआ करते थे, जिनमें क्या थे, पुरोहित थे जो ब्राह्मण वर्ग है, योद्धा थे जो युद्ध करते थे, ठीक है, कृषक थे जो किसानी करते थे, पशुपालक जो पशुओं को पालते थे, व्यापारी थे जो व्यापार करते थे, शिल्पकार जो मूर्तियां बनाते थे, श्रमिक जो मजदूर थे, ठीक है, मछली पकड़ने वाले यानी मछुआरे थे।
तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। इसमें कौन थे? जंगल में रहने वाले लोग, जिनको हमने क्या कहा? आखेटक और संग्राहक कहा। ठीक है, जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। कुछ बात कर रहा है कि कुछ पुरोहित और योद्धा क्या थे? वैभवशाली थे, यानी बहुत ज्यादा ही अमीर थे। जब वैभवशाली की बात आती है बच्चों, तो वहां पर ये आता है यार इनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, यानी ज्यादा अमीर है। ठीक है, वही कह रहा है कि कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। देखिए, इनको धनवान कह रहा है, इनको वैभवशाली कह रहा है, तो इनको भी वैभवशाली कह देना चाहिए था उसको, लेकिन नहीं कह रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा था। और इनको कह रहा है कि कृषक और व्यापारियों के पास पैसा था, धनवान थे, लेकिन इनके जितना नहीं थे। किसके? पुरोहित और योद्धा के जितना। ठीक है, कह रहा है कि दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक क्या थे? निर्धन थे। ना मतलब नहीं था, धन नहीं था उनके पास, मतलब गरीब थे बेचारे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बात भी की जा रही है कि पशुपालक और शिल्पकार जो होंगे, जो श्रमिक होंगे, जो मछली पकड़ने वाले थे, जो शिकारी थे, ये सब क्या थे? उतने पैसे वाले नहीं थे, यानी कि गरीब थे। ठीक है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। अब जो ब्राह्मण वर्ग था, जो पुरोहित वर्ग था, उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया कि भाई देखिए इतने सारे समूह हैं, इतने समूहों को तो बात नहीं बनेगी, हम क्या कर रहे हैं कि इनको 4 वर्गों में बांट दे रहे हैं। किसमें? 4 वर्गों में बांट दे रहे हैं, और जिन्हें वर्ण कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पुरोहितों ने समाज को, लोगों को मतलब समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ समझाया गया है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि उनके अनुसार क्या था कि प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। इन्होंने कहा कि जो जिस वर्ण में है वो कार्य करेगा। अगर हमने 4 वर्ण बनाए, उन 4 वर्णों में हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे हमने क्या किया कि हमने 1 2 3 और 4, मतलब अब हमने क्या देखा कि यार बहुत सारे समूह हैं और 4 वर्णों में हमने बांट दिया। तो हमने कहा 1 वाले में जिसको हमने रखा है वही कार्य करेगा, 2 वाले में वो, 3 में वो, 4 में वो। अब देखिए क्या क्या इनके वर्ण है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, पहला खुद का ही उन्होंने वर्ण बना लिया। कौन सा? ब्राह्मणों का। उनका काम क्या था कि वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, यानी मेनली 3 काम। कौन कौन से काम बच्चों? देखिए यहाँ हाईलाइट करते जा रहा हूं मैं। अध्ययन अध्यापन का मतलब क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना। यानी उस समय मैंने आपको बताया था ना कि वैदिक सभ्यता में क्या हुआ करता था, विद्यालय तो थे नहीं, गुरुकुल जैसी प्रणाली थी वहां पर। तो जो अपने शिष्यों को क्या करते थे, गुरु अपने शिष्यों को क्या करते थे? वेदों का कंठस्थ करवाते थे, यानी पाठ करवाते थे। तो यानी पढ़ते भी थे खुद और पाठ भी करवाते थे। ठीक है, और यज्ञ करना, जैसे अभी आपने देखा ना कि ब्राह्मण ही अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, तो वही सेम यहाँ चीज आ गई कि यज्ञ करवाना भी उन्हीं का काम था। किसका? ब्राह्मण का। पहला वर्ण कौन था? ब्राह्मण का था। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि जिनके लिए उन्हें क्या मिलता था? उपहार मिलता था। यानी अगर उनके लिए कुछ उनको मिलता भी रहा होगा ना भाई, तभी तो वो अमीर हो गए इतने, नहीं तो अगर उनको कुछ ना मिले और फ्री में काम करेंगे तो इतने अमीर तो नहीं बन सकते। तो राजा का कार्य करेंगे तो उनको क्या मिलते थे? उपहार मिलते थे। ठीक है, अब दूसरा स्थान शासकों का था। शासक मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना शासन, और उस समय शासन कौन करता था? राजा महाराजा करते थे। उस समय क्या होता था? राजा होता था। अब राजा कौन बनेगा? ये इन्होंने कहा कि जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। शासक वर्ग कौन था? केवल क्षत्रिय राजा बनता था उस समय। ठीक है, उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। यानी जो क्षत्रिय बन गया वो राजा बन सकता है और वो युद्ध करेगा और लोगों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। अब तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। विश्व या क्या थे? वैश्य थे। ठीक है, इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। अब इन्होंने क्या कहा कि जो तीसरे स्थान पर व्यापारी हैं उसमें केवल व्यापारी नहीं आएगा, केवल व्यापारी को नहीं रखेंगे हम, जो किसान होंगे, क्योंकि किसान भी क्या करता है? खाद्यान्न, जो आपके खाने की फसलें उत्पन्न करता है और बेचता भी है, जैसे गेहूं, दाल, चावल पैदा करेगा और बेचेगा भी। और पशुपालक क्या था? वो भी क्या करेगा? पशुओं को पालता था और दूध, दही जो भी निकलता था पशुओं से, जो सामग्री उत्पन्न होती है या बनती है, उसको क्या करता था? वो बेचता था। तो इन्होंने पशुपालकों को भी, व्यापारियों को भी और कृषकों को भी किस में रखा है? वैश्य, यानी व्यापारी की कैटेगरी में रखा है, यानी वैश्य में रखा है। ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर देना क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, व्यापारी ही समझते हैं इसको कि व्यापारियों को केवल रखा गया है, लेकिन इसमें कृषक और पशुपालक को भी रखा गया है। ठीक है, और दूसरा स्थान इसका था क्षत्रिय था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और तीसरे स्थान पर कौन था? विश्व या वैश्य थे। इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था।
देखिए अधिकार की बात आती है, ठीक है, कि क्या अधिकार था उनको क्या नहीं था। तो कह रहे हैं कि भाई जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे, यानी व्यापारी वर्ग था, व्यापारी में किसमें, कृषक पशुपालक और व्यापारी थे, और जो क्षत्रिय थे यही केवल यज्ञ करवा सकते थे, यानी इन्हीं को यज्ञ का अधिकार प्राप्त था और किसी को नहीं। ब्राह्मण तो भाई यज्ञ क्यों कराएगा, उसको तो यज्ञ करवाना ही था। तो इन दो वर्गों को इन्होंने क्या कहा कि इनको यज्ञ का अधिकार प्राप्त है। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्णों में अंतिम स्थान किसको दिया गया, शूद्रों को दिया गया। शूद्रों से जो मेरा तात्पर्य मैंने आपको बताया था बच्चों कि शूद्रों से मेरा तात्पर्य रहता है सेवक से, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेवक का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। देखिए यहाँ पर आ गया ना, क्या था, सेवा करना था, किसकी, तीनों वर्णों की, यानी ब्राह्मण की, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, इनकी क्या करना था, इनकी सेवा करना था, सेवा करना इसका काम था शूद्र का, ठीक है। जो शूद्र होंगे वो क्या करेंगे, वो सेवा करेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। सेवा को मैं अगर थोड़ा सा और डिफाइन करूं बच्चों तो इसका मतलब होता है सर्विस, यानी अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब है अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसका मतलब आप शूद्र हैं, ठीक है। बाद में इसके मायने बदले हैं, ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले क्या अर्थ हुआ करता था इसका, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शूद्र थे उन्हें कोई अनुष्ठान यानी कोई प्रोग्राम ये नहीं करवा सकते थे, यानी यज्ञ वगैरह इनको कोई अधिकार नहीं मिला था कि ये यज्ञ वगैरह करवा सकें, ठीक है। इनको केवल सेवा करना है बस, ठीक है। और इनका काम प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों सवाल बन जाता है कि महिलाओं की क्या स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में। तो ये कहा जाता है कि महिलाओं को क्या कहा समझा गया था इसमें, वो समझा गया था कि इनको भी शूद्रों के समान समझा गया, क्योंकि महिलाएं भी क्या करती हैं, सेवा करती हैं एक तरीके से, तो उनको भी क्या कहा गया कि शूद्रों के समान समझा गया। लेकिन जब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिलता है बच्चों हमें आज के दौर से, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं, हम स्त्री और पुरुष की समान की बात कर रहे हैं कि लड़का और लड़की क्या है, एक समान है, ठीक है। तो उस समय भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि यार महिलाओं को क्या माना गया है, शूद्रों के समान माना गया है। उनमें कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसी कुछ तुलना नहीं की गई है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, शूद्रों की। और यहाँ ये कहा गया कि महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये बहुत ही बड़ा मतलब एक टॉपिक है कह सकता हूं मैं, आप आगे चल के भी आप पढ़ेंगे देखेंगे। तो यानी जो शूद्र होते थे, जो सेवक होते थे और जो महिला थी, वो वेदों का अध्ययन अधिकार नहीं था, मतलब आपको अधिकार नहीं है कि आप वेदों का पाठ करिए यानी अध्ययन करिए, ठीक है। इस तरीके की बातें यहाँ पर निकल करके हमारे सामने आई हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों कि हमें पूछ सकता है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, कि महिलाओं को, तो आप कह सकते हैं कि महिलाओं को भाई शूद्रों के समान रखा गया था और शूद्रों को अंतिम स्थान पर रखा गया और उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया और ना उनको कहा गया कि आप कोई यज्ञ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखिए ये बड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग आ गया। इन्होंने क्या कहा कि उससे पहले मैंने आपको ऋग्वेदिक बताया था ना, ऋग्वेदिक काल में बताया था। जैसे उत्तर वैदिक काल में क्या था कि ऋग्वेदिक मतलब जब पुराने समय में हमने बताया जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई उस समय कर्म के आधार पर, कर्म की प्रधानता थी, कर्म के आधार पर था, कर्म के आधार पर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जन्म के आधार पर। जो इनका मैं अगर टॉपिक बात करूं तो इन्होंने बताया कि अगर उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। एक तो इन्होंने 4 वर्णों में बांट दिया ब्राह्मण, ठीक है। यहां इन्होंने कहा कि ब्राह्मण होगा, ठीक है, क्षत्रिय बना दिया, वैश्य बना दिया और शूद्र बना दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई जन्म के आधार पर, यानी ब्राह्मण का जो बेटा होगा वो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कर्म की प्रधानता थी बच्चों की, जो जैसा कार्य करेगा। मान लीजिए शूद्र का लड़का है और वो अगर पढ़ लिख करके, जो सेवक कोई है उसका लड़का पढ़ लिख करके कुछ मतलब मैंने कहा शिक्षक बन जाता है जैसे, ठीक है, एक वेदों का अध्ययन कर लेता है या वेद पढ़ाने लग जाए, तो उसको ब्राह्मण बनने का अधिकार नहीं है इनके हिसाब से। लेकिन कर्म के आधार पे क्या था कि अगर वो कर सकता है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके पिताजी क्या है, किसान है, कृषक है मान लीजिए, ठीक है। तो कृषक होंगे तो क्या हो जाएंगे वो, अगर उनका कर्म देखा जाए तो कर्म के आधार पर वो क्या हो जाएंगे, वैश्य होना चाहिए उनको, ठीक है। आपका भाई है वो फौज में है, भर्ती है, ठीक है, तो वो अगर वही फौज में मान लीजिए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो क्षत्रिय होना चाहिए उसके हिसाब से कर्म के आधार पे ना, क्योंकि काम तो वही कर रहा है ना, वही रक्षा करने का काम कर रहा है, युद्ध करने का काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, ये है कि जन्म के आधार पे हो गया, यानी कि पुरोहितों ने सभी वर्णों का निर्धारण क्या कर दिया, जन्म के आधार पर कर दिया, यानी ये कर्म हट गया। अब क्या हो गया, ये वाला हो गया कि यानी कि ब्राह्मण माता पिता की संतान क्या होगी, ब्राह्मण होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है अछूत, जब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये हमें उत्तर वैदिक काल से ही समझ में आने लगता है कि अछूत माना गया, ये अछूत वर्ड आ गया ना, ठीक है। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। अब आप सोचेंगे कि भाई ये अछूत कहाँ से आ गए और इसमें होता कौन कौन था, तो इन्होंने कहा कुछ शिल्पकार जो मूर्तियां बनाते थे इस तरीके के लोगों को, और शिकारियों को, और भोजन संग्राहक जो थे उनको अछूत मान लिया इन्होंने। और साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, यानी जो मृत लोग हो जाते हैं तो उनके जो शवों को जलाने या दफनाने का कार्य करते थे, लोग उनको क्या समझते थे, अछूत समझते थे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कहा गया कि इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब अगर आपने इनसे संपर्क बनाया या इनको टच कर लिया तो आप क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं था कि सभी लोगों ने, ब्राह्मणों ने बना दिया कि भाई तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बट जाओ, तो सब लोगों ने मान लिया। कई लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया या इसको नहीं माना कि हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया ना, देखिए देखिए ब्राह्मण पहले नंबर पे हैं ये, और ये क्या है, दूसरे नंबर पे है साहब, क्षत्रिय। तो इन्होंने कहा कि हम दूसरे नंबर पे काहे रहें, ठीक है, हम ब्राह्मणों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ राजा क्या थे, स्वयं को पुरोहितों से क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, और कुछ लोग मानते थे कि यार जन्म के आधार पर जो आप वर्ण निर्धारित कर रहे हैं वो गलत है, कि मतलब शूद्र का लड़का हुआ तो सेवक ही रह जाएगा उसका बच्चा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए शूद्र का बच्चा अगर कृषक हो जाता है तो वैश्य में चला जाए, या वो फौज मतलब युद्ध में अगर बन सकता है तो क्षत्रिय हो जाए, या ब्राह्मण मतलब के उसमें वर्ण में चला जाए। तो ऐसा कुछ लोग इसको सही नहीं मानते थे कि जन्म के आधार पर, यानी कि इनके हिसाब से क्या हुआ कि जन्म के आधार पर कभी भी शूद्र का बच्चा वैश्य के वर्ग में नहीं जा सकता, ठीक है, ये मानना था। तो इसके अतिरिक्त क्या था कि कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि जो आप व्यवसाय के आधार पर जो भेदभाव कर रहे हैं, जो छुआछूत कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग जो शव को जलाने का काम कर रहे हैं या दफनाने का काम कर रहे हैं, तो उनको आपने क्या मान लिया, अछूत मान लिया। जैसे कि आज भी आप देखिए तो समाज में हम क्या देखते हैं कि जो कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं या जो साफ सफाई करने वाले आते हैं, तो कहते हैं यार देखो कितने गंदे बने हुए हैं यार, ये कैसे करते हैं ये वो, ठीक है, इनको टच नहीं करना है, छूना नहीं है, तो गंदे लोग हैं। लेकिन अक्सर अगर हकीकत के तौर पर बच्चों देखा जाए तो आप देखेंगे कि वही सफाई करने वाले लोग वही हैं, गंदे करने वाले लोग तो हम ही हैं, हम ही कूड़ा फैलाते हैं, सफाई तो वो करते हैं, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि इन्होंने ये कहा कि जो व्यवसाय है उनका, जो उनका काम है, देखिए वो तो अपना कार्य कर रहे हैं ना बच्चों, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसके आधार पर उनमें भेदभाव उचित नहीं है, उचित नहीं समझते थे। उस समय भी कुछ लोग ये कहते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यानी कुछ लोग ये भी चाहते थे कि जो वहां पर कामकाज हो रहा है, मतलब जो यज्ञ वगैरह हो रहे हैं, वो सबको मिलना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो शूद्र रहेगा, जो शूद्र है उसको हमने क्या कहा, वो नहीं कर सकता, वो कोई अनुष्ठान जो है अगर वो अनुष्ठान करना चाहे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इन्होंने लोगों ने ये भी कहा कि भाई सबको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछली बार पढ़ा कि महिलाओं को और शूद्रों को वेदों का अध्ययन, अब जैसे वेदों का अध्ययन था, वेदों का अध्ययन, ठीक है, तो वेदों का अध्ययन भी अगर हम बात कर लें तो वो भी क्या था, शूद्रों को नहीं था,
तो कुछ लोगों ने इसका भी विरोध किया और ये कहा कि भाई अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबको होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। आलोचना का मतलब बच्चों होता है कि उसकी निंदा करना या कहना कि ये ठीक नहीं है, उसको बोलते हैं आलोचना, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिसिज्म। ठीक है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे पूर्वोत्तर की बात करें तो बच्चों ये पूर्व होता है, जब मैप देखेंगे तो पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम है और ये क्या है, दक्षिण है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्व और उत्तर मिला के क्या बनता है, पूर्वोत्तर बनता है। तो यानी इस इलाके, मैप के इस इलाके में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यानी वहां पर ऐसा नहीं था कि समाज के तौर पर वर्ग में बटा हुआ है समाज, शूद्रों में, क्षत्रिय में, ऐसे कुछ सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक का मतलब पैसे के मामले में कि बहुत लोग बहुत गरीब हैं, वहां पर कुछ लोग बहुत अमीर हैं। तो ऐसी असमानता क्या थी, बहुत कम थी। यानी मतलब ठीक ठाक थी वहां पर, मतलब वहां का जो हिसाब किताब था अच्छा था। इनका कहने का मतलब ये है कि वहां पर समाज बहुत ज्यादा बटा हुआ भी नहीं था और लोग ऐसे भी नहीं थे कि बहुत गरीब हैं या बहुत सब लोग अमीर हैं वहां पर। ठीक है, बराबर के थे, सबके पास बराबर रुपया पैसा था। ठीक है। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यानी जो वहां ब्राह्मण लोग थे उनका प्रभाव इतना नहीं था कि उनका हर लोग कहना मान रहे हैं कि हमने ये कह दिया तो मान लो, ये कह दिया तो मान लो। तो वही चीज यहाँ पर निकल के आती है कि यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था, कम था मतलब। ठीक है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ये बात निकल कर आती है कि जब यहाँ पर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, पुरोहितों ने बनाई, तो उसका विरोध क्यों हुआ। तो देखिए बच्चों, ये सारा जैसा मैंने आपको समझाया है तो आपकी तार्किक क्षमता के हिसाब से होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, वो चीजें आप यहाँ बताइए। तो उससे क्या होता है कि आपके ज्ञान का पता चलता है कि आपने क्या समझा, क्या इससे ग्रहण किया, हमने आपको जो बताया आपकी समझ में आया या नहीं आया। हालांकि मैं अगर अपना व्यू रखूं तो ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो चारों की व्यवस्था थी, उनका विरोध क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि शूद्रों को इन्होंने बहुत सारे अधिकार नहीं दिए और जन्म के आधार पर बांट दिया। या वैश्य को भी बहुत सारे अधिकार देखा जाए तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वैश्य कुछ अनुष्ठान में नहीं आ सकते हैं। शूद्र और महिलाओं को इन्होंने कहा कि भाई एक तो जन्म के आधार पर बनेंगे। तो कुछ तबके के लिए एक जस्टिफिकेशन नहीं, न्याय नहीं, यहाँ पर न्याय संगत नहीं लगता है। इस वजह से हो सकता है बच्चों कि इसका विरोध हुआ हो। जैसे जन्म के आधार पर इनको अनुष्ठान नहीं कराने दिया जाएगा, वेदों का अध्ययन नहीं है। तो जो मैंने ये चीजें बताई ना, यही हो सकता है वजह कि इसका विरोध हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनपद। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ कि आप अगर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी क्लास 6 में हो तो मतलब वो तो एक अलग की बात है, बहुत अर्ली है अपने स्टेज पर कुछ बनने के लिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनपद। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, पहले इसका मैं शाब्दिक अर्थ कह रहा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने की जगह होता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं, जो कि हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको जनपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले छोटे कबीलों के रूप में शुरू किया था। ठीक है, छोटे छोटे कबीलों के रूप में हम रहते थे। ठीक, तो इसको हमने क्या कहा था, जन कहा था, जन या विश कहा था। ठीक है, अब हमने ये देखा कि धीरे धीरे जन बढ़ने लगे। ठीक है, कई सारे जन हो गए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, कई सारे जगहों पर बन गए, बड़े बड़े हो गए। ठीक है, मैं बना देता हूँ कि हमने कई सारे देखा कि बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक का तो राजा होता ही था, जो राजा रहेगा उसका राजा तो होता ही था। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें से एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवा लिया। क्या करवा लिया, अश्वमेध यज्ञ करवा लिया। तो जो ये कई सारे जनों को मिला करके, ठीक है, यानी जन और प्लस मान लेते हैं एक और जन, 2 जनों को मिला करके हम कहते हैं जनपद। ऐसा नहीं था कि 2 था, आप 2 से 1 से अधिक जनों को अगर मिला लेंगे तो वो बनता था जनपद। लेकिन आप एक और नाम बच्चों सुनेंगे, महाजनपद। महाजनपद, सॉरी, महाजनपद। ठीक है, ये नाम भी आप सुनेंगे बच्चों। तो यानी कि जनपदों को, कई सारे जनपदों को मिला करके क्या बनता था, महाजनपद। और महाजनपद के बाद में आप सुनते हैं एक वर्ड, साम्राज्य।
नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपके दिमाग में आए जनपद तो ध्यान रखिएगा वो महाजनपद से क्या होगा, छोटा होगा, या साम्राज्य से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर जनपद की बात आती है तो वो जन से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी जन, ठीक है, फिर जनपद, ठीक है, फिर महाजनपद, महाजनपद, फिर क्या आएगा, साम्राज्य आएगा। ये बच्चों क्रम होता है, इसको याद रखिएगा। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जनों के जो राजा थे, अब वो जनों के नहीं, अब वो क्या हो रहे हैं, जनपद के राजा, क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है वो तो कई सारे जन क्या है, जनों को ले रहा है ना, अपने अधीन कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ बच्चों कि अब जो राजा था अब वो जन का राजा नहीं था, वो क्या हो गया, जनपदों का राजा हो गया, क्योंकि वो कई सारे इलाकों को राजा बन गया ना अब, ठीक है। तो वहां कहा जा रहा कि जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन, यानी लोगों के बसने की जगह से होता था, यानी जो यहाँ पर लोग बसते थे उसकी जगह से माना गया। कहा गया कि पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। हमें बहुत सारे जनपद मिले भी हैं जिनको आप मानचित्र 4 में देखेंगे, ठीक है बच्चों। और कहा जा रहा है कि हमने इनकी खुदाई जब पुरातत्वविदों ने की तो दिल्ली के में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। यानी इन जनपदों में क्या है, जो आपके नाम दिए गए हैं, पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ये क्या है, ये प्रमुख नाम बताए गए हैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर इनको जो है थोड़ा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। और दूसरी चीज, महाजनपदों को भी चीजें बता देता हूँ यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जनपद की परिभाषा अगर पूछ ले तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे, ठीक है। यानी महाजनपदों में ये फसलें उगाते थे। जब हमें खुदाई के तौर पर पुरातत्वविदों ने जब की वहां पर खुदाई की तो उनको पता चला कि लोग एक तो झोपड़ियों में रहते थे, यहाँ झोपड़ियों का जिक्र मिला है, और कौन कौन सी फसलें उगाते थे इनके बारे में भी हमें जानकारी मिली है। कह रहा है कि क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है। अध्याय 3 अब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, हो सकता है आपको तिल, सरसों जैसी फसलें ना मिले, तो आप ये आपका होमवर्क रहता है, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये चैप्टर की मांग रहती है कि आपको अपने तर्क शक्ति से, या मैं कहूँ कि अपने होमवर्क से, क्योंकि आपको भी कुछ मेहनत करनी है इसमें, ठीक है, जिससे चीज़ें आपको याद रहें, तो ये जरूर किया करिए आप, ठीक है, कि भाई अध्याय 3 में जाइए, इनसे मिलान करिए और देखिए क्या फसलें आपको इनमें से नहीं मिलती हैं, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर बच्चों ग्रे कलर को बोलते हैं, ठीक है, ग्रे कलर को, ठीक है। आप धूसर की जब मीनिंग पढ़ेंगे तो धूसर ग्रे कलर को बोलते थे। जो मिट्टी का जो कलर होता है नहीं, ग्रे कलर, तो वही धूसर, और कुछ लाल रंग के होते थे। यानी इनके बर्तन कैसे होते थे अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, धूसर और लाल रंग के होते थे। और इसके विषय में यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर ये दिया गया है, बनाया भी गया है। इसमें कह रहा है कि इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यानी इन्हें क्या कहा जाता है, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। देखिए यहाँ पर एक बर्तन बनाया गया है, इसका चित्र दिया गया है बच्चों, आप देख सकते हैं, इमेज बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है ना, ये, ठीक है, ये। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है चित्रित धूसर पात्र। धूसर मतलब उसका कलर है, चित्रित मतलब उस पर चित्र बना हुआ है, और पात्र मतलब बर्तन होता है। तो आप नाम से ही स्पष्ट है, जैसा ये कह रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। यानी कि इस तरह के पात्र के बारे में अगर बात करें तो हमें केवल थालियां और कटोरियां मिली हैं, बाकी और इस तरीके के कोई बर्तन हमें नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लेता है कि चित्रित धूसर पात्र के हमें बड़ी बड़ी सी वो है, कोई और बर्तन मिले हैं, मान लीजिए कढ़ाई मिली है या कुछ और भी मिला है, तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। हमें क्या मिला है, थालियां और कटोरियां मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। देखिए पतली सतह दिख भी रही है,
पतले हैं और क्या है, सतह के हैं और सुंदर चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। हो सकता है कि जब कोई, जैसे आपको भी देखा होगा, जब आपके यहाँ स्पेशल गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको किसी विशेष बर्तन में हम लोग या सजा करके देते हैं खाना पीना, तो उसी तरीके से कह रहा है कि खास मौकों पर हो सकता है भोजन परोसने के लिए, क्योंकि थालियां और कटोरियां मिलना ही अगर मिल रही हैं तो ये परोसने के काम ही आती थी। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती हैं बच्चों, ठीक है। कि ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। यानी जो चित्रकारी की बात कर रहा है बच्चों कि ये कैसी है, ये बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत जटिल नहीं है कि मतलब कुछ भी बना दिया समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि ये सरल रेखाओं में, मतलब एक लाइन ऐसे देखिए खींची गई है और कह रहा है कि ज्यामितीय आकृतियां, मतलब ऐसे आप, ऐसे होता नहीं ज्यामितीय आकृतियां, आप लोगों को साड़ी का किनारा बहुत बच्चों ने बना होगा, मैंने भी बनाया था, ऐसे बनाते नहीं है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना, ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि इस तरीके से जो है ज्यामितीय आकृतियों के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। तो वो ज्यामितीय मतलब होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा ना, ज्योमेट्री, ठीक है। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि इस तरीके से आकृतियां यहाँ बनी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था ना महाजनपद, ठीक है, महाजनपद आ गया। हमने क्या बताया आपको, जनपद बताया। पहले तो जन से हमने शुरुआत की, फिर जनपद पे गए, फिर हम क्या आ गए, महाजनपद। अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि महाजनपद हम किसे कहते हैं भाई साहब, ठीक है। अब अगर आप ये कह लीजिए कि कई सारे जन मिल गए तो जनपद बन गया। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि जनपद प्लस जनपद अगर बन जाते हैं तो, और कई सारे जनपद मिला लो आप, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो महाजनपद ही तो बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर महाजनपद की अवधारणा आ गई और कह रहा है कि करीब 2500 साल पहले, देखिए 3000 साल पहले गए थे हम, अब हम धीरे धीरे और कम हो रहे हैं, 2500 साल पहले जा रहे हैं। ईसा पूर्व में चेंज करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 500 ईसा पूर्व, कितना, 500 ईसा पूर्व के करीब में आ गए हम लोग। इससे पहले हम क्या थे, 1000 ईसा पूर्व में पढ़ रहे थे, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में हमने देखा क्या, हमने देखा कि जनपद की अवधारणा आई थी, लेकिन 500 ईसा पूर्व के दौरान हम देख रहे हैं कि महाजनपद की अवधारणा आ गई, कि कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। और मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है, यानी मानचित्र 4 में आपके जनपद और महाजनपदों को भी दिखाया गया है। कहा गया है कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब देखिए यहाँ राजधानी का भी कॉन्सेप्ट एक आने लगा है बच्चों, ठीक है, कैपिटल का। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी कि कई राजधानियों में कह रहा है किलेबंदी। किलेबंदी का मतलब बच्चों होता है कि उसका घेराव किया गया था, यानी कोई राजधानी ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है उसको घेरा गया था। जैसे राजधानी मतलब कोई शहर ऐसा है, उसको चारों तरफ अगर कोई चीज घेर दी जाएगी उसको बोला जाता है किलेबंदी करना, ठीक है। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगली लाइन में इन्होंने लिख ही दिया है। ये कह रहे हैं कि इनके चारों ओर क्या किया जाता था, लकड़ी की, या तो लकड़ी के जैसे होता नहीं, लकड़ी के कुछ लगा दिए जाएं, काट काट करके पेड़ वगैरह लगा दिए जाएं, या कुछ भी कुछ ऐसी चीजें लगा दी जाएं जो अवरोध उत्पन्न करें घेराव के लिए। ईंट के या पत्थर के ऊंची ऊंची क्या बना दी जाती थी, दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। अच्छा, तो ये भी बात आपके समझ में आनी चाहिए कि ये आखिर इसको किलेबंदी की क्यों। तो ऐसा माना जा सकता है कि यार इन्होंने कुछ जानवर वगैरह से बचने के लिए, या हो सकता है कुछ वहां पर सुरक्षा के लिए अपनी, कि दूसरे राजा उन पर आक्रमण ना कर दे, इस वजह से क्या किया था उन्होंने, किलेबंदी की थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। यानी कुछ राजा क्या करते थे कि बहुत बड़ी दीवारें खड़ी कर देते थे और अपनी समृद्धि, यानी देखिए हमने इतनी बड़ी दीवार बनाई है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग होता है ना, आजकल देखा होगा आपने कि मतलब बड़े बड़े जो है अपने वो बनवाते हैं, स्मारक बनवाते हैं ना, कि देखिए यहाँ पर इनका ये है, घर है, घर के बाहर ही बहुत सारे लोग स्मारक बनवा देते हैं कि भाई हमारे शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से करते हैं कि देखिए हम जो है, हमारे पास इतने जो हैं, हम शक्तिशाली हैं या इतने पैसे वाले हैं, बहुत तरीके से लोग करते हैं। तो उसमें राजा भी ये करते थे
कि अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे कि भाई दीवारें बना दी बड़ी बड़ी सी, और उस पर अपने लिखवाते थे कि भाई हम क्या क्या हमने जीते हैं क्या है, ठीक है। तो इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो अंदर रह रहा है उससे क्या होता था कि आप लोग उस पर जो नियंत्रण रखना है, नियंत्रण मतलब उन पर जो शासन करना है कि अब लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते या कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, तो नियंत्रण रखना भी क्या हो गया था, सरल हो गया था। और इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं था कि इनको बिना किसी योजना के बना दिया जाएगा, कैसे बनेगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो योजना के तहत इनको बनाया जाता था और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। तो अब इनको ये भी देखना रहता था कि दीवार हमें बनानी है, तो इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, श्रमिक चाहिए। तो कहीं बाहर से भी मंगवाते थे ईंटें वगैरह ये लोग। तो इसके लिए क्या करनी पड़ती थी, एक योजना करनी पड़ती थी, या हमें मैं कह लूँ प्लानिंग करनी पड़ती। आप लोग बहुत सारी बात करते हैं ना, भाई हमें प्लानिंग करनी है, मुझे प्लान करना है कि मुझे यहाँ जाना है, तो योजना बनाते हैं आज भी आप लोग। तो वही यहाँ बात कर रहा है बच्चों, योजना बनाते थे ये लोग ये सारे काम करने के लिए, ठीक है। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। अब देखिए जब इनको मजदूरों की जरूरत पड़ती होगी तो हो सकता है हजारों की संख्या में लोग लगते होंगे, क्योंकि अब ऐसे मशीन तो है नहीं यहाँ पर ना। पहले आज के दौर में क्या है, एक मकान बनाना हो तो हो सकता है 1 महीने में बना लीजिए आप, लेकिन उस समय तो कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग क्या करते थे, अपने श्रम के ऊपर ही सारा काम करते थे। जैसे आप देखिए कपड़ा बनाने की मशीन नहीं थी, लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे तब के समय में, ठीक है। तो हजारों स्त्री पुरुष क्या करते रहे होंगे, इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, ठीक है, बिना थके हुए लगे हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको जब दीवारों को देखिए तो उस दीवार को ना देखिए, उनके पीछे की चीजों को भी जरूर देखिए बच्चों, ठीक है। चलिए, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, यानी इसके लिए जो संसाधन थे, जो सोर्सेस थे, उनकी भी आवश्यकता हमें पड़ती रही होगी। अब राजा सेना रखने लगे। अब देखिए यहीं पर एक चीजें काफी इंपॉर्टेंट आ गई कि इससे पहले हमने जो बताया था कि नाम के राजा थे, कोई सेना नहीं थी, कबीले के 10-15 लोग ही लड़ते थे, सरदार हुआ करते थे। लेकिन जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ, राजा बने, महाजनपदों के राजा बने, किलेबंदी हुई, अब राजा क्या करने लगे, सेना रखने लगे, ठीक है। मतलब जैसे आज आपके समय में क्या होता है, आर्मी है ना, आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है। तो वैसे ही अब क्या होने लगी, उनके पास भी सेना होने लगी। ऐसा नहीं एयरफोर्स तो नहीं थी या नेवी जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन उनके पास सेना थी जो थल सेना थी, जो जमीन में लड़ सकती थी, ठीक है। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, यानी अब सिपाहियों को क्या दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा, ठीक है। यानी वेतन की प्रणाली भी विकसित हो गई, ठीक। और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पृष्ठ 84 पर चित्र देखो, यानी 84 पर आगे है, ठीक है, वहां आप देखेंगे के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 पर पढ़ोगे। तो यानी कि आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं, वैसे इनके बारे में किस पे पढ़ेंगे आप, अध्याय 8 में पढ़ेंगे। कह रहा है कि कुछ भुगतान हो सकता है इनको कुछ खाने पीने के सामान दे दिए जाते रहे हो, और कुछ भुगतान किस में दिया जाता रहा हो, आहत सिक्कों के रूप में। आहत सिक्कों का मतलब क्या होता है, तो आहत का मतलब होता है चोट करना, तो मैं आहत हूं, आपने सुना होगा आहत, आहत का मतलब होता है चोट करना। यानी ऐसे सिक्के, तब सिक्कों का बहुत पहले प्रचलन तो था नहीं, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो कुछ ऐसे सिक्के जिनको, सिक्के का मतलब होता क्या है, सिक्के का मतलब होता क्या है, जो पतला चपटा सा हो, जिसके 2 पहलू हो, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि जो एकदम एक तरीके से उनको चोट करके पतला किया गया हो सिक्कों को, और उन सिक्कों के जरिए भी उनको क्या किया जा रहा हो, भुगतान किया, यानी उनकी जो सैलरी है, जो वेतन है सैनिकों को, वो आहत सिक्कों में कुछ दिया जाता हो, और कुछ हो सकता है उनको खाने पीने के सामान दे दिए जाते रहे हो, कुछ और भी सामान हो सकता है दे दिया जाता रहा हो, ठीक है। चलिए, इनके बारे में अच्छा आप लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो हम वहां भी दूर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताओ। अब देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद के राजाओं से कैसे अलग हैं। और ऋग्वेद के राजा, भाई साहब मैंने आपको एक चीज बता दी है कि भाई साहब ये नाम के राजा हैं, ये नाम के राजा थे। लेकिन जो महाजनपद के राजा हैं,
जनपद के जो राजा हैं ये तो भाई काम के राजा हैं, नाम के नहीं है, ये एक्चुअल में राजा थे। इनके पास महल थे, इनके पास सेनाएं थी। देखिए सेना रख रहे हैं ये लोग, महाजनपदों के राजा ये सेना रखते थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देते थे, उस समय सिक्के वगैरह चलते थे। ठीक है, तो भाई बहुत तरीके से भिन्न थे। अगर आप थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ा है, पिछला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है बच्चों, तो मुझे नहीं लगता ये आप 2 अंतर कह रहा है, आप तो 4-5 अंतर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। देखिए ये दीवार है, इस दीवार पर एक व्यक्ति भी चढ़ा हुआ है, इस तरीके से ये दीवार बनाई गई है। और कह रहा है कि ईंट की दीवार का अवशेष है, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। यानी कि जो इस भाग का निर्माण ये कह रहे हैं कि 2500 साल पहले हुआ था। तो ये कौशाम्बी किले की दीवार है। कौशाम्बी जो एक जनपद के रूप में जाना जाता था उस समय पर, महाजनपद के रूप में जाना जाता था। तो ये उसके बारे में बताया गया है कि वहां पर कौशाम्बी किले की दीवार है और यहाँ पर उसका निर्माण दिखाया गया है आपको। ठीक है, चित्र भी बाकायदा बताया गया है। चलिए मैप भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें और जानकारियां भी क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, मानचित्र 4 को यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं, जिसमें कहा है कि महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जनपद भी मिलेंगे आपको, नगर भी मिलेंगे और महाजनपद भी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक हस्तिनापुर है जो डॉटेड में है। ठीक है, कौशल है, ठीक, वैशाली है, मगध है। ठीक है, मगध जो है एक महाजनपद है बच्चों, ध्यान रखिएगा, महाजनपद है। ठीक है, ये क्या है, महाजनपद है। ठीक है, और वज्र भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक जनपद देखने को मिल जाता है। कौशाम्बी आपको मिल जाता है यहाँ पर, उज्जैन मिल जाता है, सॉरी अवंती मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको तक्षशिला देखने को मिल जाता है पाकिस्तान की तरफ, और गांधार देखने को मिल जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और यहाँ पर नदियों के कुछ नाम दिए गए हैं बच्चों। तो ये थोड़ा सा जो डॉटेड में है, रेड ब्लैक डॉट में है, ये अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। वैसे मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वैशाली को, यहाँ मगध को कर दे रहा हूँ, यहाँ कौशाम्बी को कर दे रहा हूँ, यहाँ जो है अवंती को कर दे रहा हूँ, हस्तिनापुर को कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपका तक्षशिला और गांधार जैसे हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, जो आपको मिलेंगे बच्चों, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना कि यह हस्तिनापुर अच्छा है कहाँ पर, इस जगह पर है, या गांधार या तक्षशिला जैसी जगह कहाँ पर है, या उज्जैन कहाँ पर है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, कर, कर का मतलब बच्चों होता है टैक्स, इंग्लिश में बोलते हैं उसको टैक्स। ठीक है, अब टैक्स होता क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये टैक्स जैसी प्रणाली क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम बहुत बेसिक से बताएंगे आपको। होता क्या है कि कहा जा रहा है कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। उन्हें क्या लगा कि कर प्रणाली की एक तरीके से शुरुआत हो गई, कर प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, यहां से होती है। कैसे होती है कि ये कह रहे हैं साहब कि राजा तो भाई किले बनवा रहा है, राजा सेना रख रहा है, और राजा को संसाधन चाहिए। जैसे उसे किले बनवा रहा है तो ईंटें चाहिए, उसे कामगर चाहिए, श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए उसे, और उसके लिए उन्हें कर्मचारी भी कुछ चाहिए होते थे। क्या चाहिए थे, कर्मचारी चाहिए होते थे। अब वो सेना को भी पेमेंट दे रहा है, किले भी बनवा रहा है, और उसके पास अब पैसे चाहिए उसे, राजा को। राजा तो कोई कार्य करेगा नहीं, वो क्या करता था, शासन करता था। तो राजा ने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा है कि लोग उपहार तो लेके आ रहे हैं, वो तो ठीक बात है, आप उपहार ला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उपहार से अब काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करने लगा कि नियमित रूप से लोगों से कहने लगा कि भाई कुछ जो आप आमदनी कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा आप हमें दीजिए, जिससे हम क्या कर सकें, किले बनवा सकें। ठीक है, और बाकी हम जो है यहाँ पर सेना रख सकें। ठीक है, कि लड़ाई वड़ाई होगी तो सेना आपकी रक्षा करेगी।
तो सेना रख सकें, किले बनवा सकें। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें के लिए राजा क्या करने लगा, नियमित रूप से, अब क्या रेगुलर रूप से, कि मतलब हर महीने या 6 महीने पे, 2 महीने पे, ऐसा नियमित रूप से मतलब क्या होता है, हर महीने या हर दिन ऐसा कुछ होता है, लेकिन कर तो हर दिन नहीं होता है। तो 6 महीने पे, हर दिन, ऐसे कुछ उन्होंने बनाया होगा कि नियमित रूप से क्या करने लगे, कर वसूलने लगे, यानी टैक्स वसूलने लगी। आज भी टैक्स हम लोग देते हैं, ठीक है, सरकार को टैक्स देते हैं। अब आप पूछेंगे आज कौन से किले बन रहे, देखिए आज किले नहीं बन रहे। आज जैसे आप देखते होंगे जो पब्लिक, जिसको लोग, सामान्य लोग, हर कोई यूज कर रहा है, जो पब्लिक की चीजें हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया कि जो पब्लिक के लिए जो समाज चीजें बनती है, जैसे सड़क बन गई, हर कोई यूज कर रहा है बच्चों। सेना आज हम भी रखते हैं, देख आप भी जानते हो कि जैसे रेलवे हो गई, ठीक है, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप कहते हैं हम टिकट लेते होंगे, या हम सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स देते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक टोल टैक्स जो आप सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं आप, टोल टैक्स सुनते हैं, तो वो भी एक टैक्स ही है। या हम कुछ सामान खरीदते हैं, उस पर भी हम टैक्स देते हैं। तो टैक्स की जो प्रणाली है वो वहीं से चली हुई है, कि आज भी जो हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसके जो विकास के लिए सरकार तो भाई कहाँ से पैसे पाएगी, वो जो आम लोगों से लेगी, तभी वो कुछ व्यवसाय में या कुछ कहीं पर लोगों के विकास में लगा सकती है। तो वही टैक्स की प्रणाली तब से शुरू हुई है। तो क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। अब कहा जा रहा है कि फसल पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब उस समय क्या थे लोग, भाई कोई नौकरी थोड़ी करते थे कि वहां लोग बड़े ऑफिस में नौकरी करने जा रहे हैं, बहुत पैसा पा रहे हैं, तो आप टैक्स लगा दीजिए। उस समय तो लोग कृषक हुआ करते थे, तो लोगों ने कहा चलो हमारे फसलों पर ही हम कर लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अब देखिए सबसे ज्यादा लोग तो किसान थे वहां पर। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। देखिए 1/6वां हिस्सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो जो भाग कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कहा गया जैसे मान लीजिए चावल का सीजन है, ठीक है। अब देखिए रोज तो नहीं ले रहा हूं मैं, नियमित रूप से ले रहा हूं। चावल हुआ तो चावल का 1/6वां हिस्सा हमें दे दीजिए। मतलब अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं अगर ये बताऊं कि भाई एक केक लेके आओ, उसके 6 हिस्से करो आप, ठीक है, जैसे 4 हुए, और यहाँ पर मान लीजिए मैं इसके क्या कर दे रहा हूँ, 6 हिस्से कर दे रहा हूँ। तो 6 हिस्से में से एक हिस्सा क्या कर दीजिए आप, मुझे दे दीजिए, ठीक है। यानी 6वें में से एक हिस्सा आप मुझे दे दीजिए। तो वही यहाँ पर कहना हुआ कि उसे भाग भी कहते थे। फिर मान लीजिए गेहूं उपजाया किसी किसान ने, तो 1/6वां हिस्सा उसको कर के रूप में देना होता था, जिसे राजा हो सकता था किसी को वेतन के रूप में दे रहा हो, या हो सकता था उसको बेच करके और कुछ वेतन के रूप में दे रहा हो अपने सैनिकों को। अब कह रहे हैं कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। अब वहाँ जो कारीगर थे, जैसे जो शिल्प मूर्तियां बनाते थे, ठीक है, तो और जो बुनकर थे कपड़े बनाते रहे होंगे, जो मछुआरे थे, तो इन कारीगरों के ऊपर जो लगाया जाएगा, जैसे जो सुनार थे या लोहार थे, जो लोहे का काम करते थे, जो सोने का काम करते थे, तो उनके ऊपर कैसे कर लगाएं। तो उनको कहा गया कि भाई जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। श्रम मतलब कहा जाता था कि भाई अगर आप, चलिए ठीक है, आप मजदूर हैं अगर, या आप मूर्ति बनाने वाले हैं या कुछ भी हैं, तो आप एक काम कर दिए, श्रम कर दीजिए, ठीक है। श्रम मतलब क्या होता है कि आप आइए हमारे यहाँ कुछ काम कर दीजिएगा, ठीक है। श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, मतलब 1-2 दिन के लिए, कि जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार, बुनकर हो गया जो कपड़े बुनता है, या लोहार हो गया जो लोहे का काम करेगा, या सुनार हो गया, वो राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी 1 दिन वो राजा के लिए काम करेगा, बाकी दिन वो अपना काम करेगा, क्योंकि वो भाई सोना या लोहा पैदा तो कर नहीं रहा है कि उसमें से 1/6वां हिस्सा उनको दे दे। तो वो 1 दिन राजा के, मतलब हो सकता है किसी लोहार का काम कर दे रहा हो, सुनार जो है उनका कुछ जेवर वगैरह बना दे रहा हो, या बुनकर जो है उनके लिए कपड़े बुन दे रहा हो 1 दिन जा करके। तो इस तरीके से उनके ऊपर कर लगाया गया। अब आते हैं पशुपालक लोग, जो क्या थे, जो पशुओं को पालते थे, ठीक है। तो उनको क्या किया गया, जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए किसी ने बकरी पाल ली, ठीक है, तो बकरी का क्या मीट बिकता है, या मुर्गी पालन कर लिया, कुछ भी जैसे मान लीजिए, तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक बकरी भाई राजा को दी जाएगी, या उनके उत्पाद, जैसे गाय भैंस पाली है उसने, उससे दूध हो रहा है, तो उसको दूध को जो है कुछ 1/6वां हिस्सा हो सकता है दूध का, उनको राजा को देना पड़ जाता था, किसके रूप में, कर के रूप में, ठीक है। तो पशुपालकों के ऊपर ये लगा दिया इन्होंने,
समझ रहे हैं ना, बाकायदा बहुत क्लियरली समझाया गया है कि कृषक के ऊपर क्या है, कारीगरों के ऊपर क्या है, पशुपालकों के ऊपर क्या है। अब व्यापारियों की बात आती है, तो व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब व्यापारियों को यह कहा गया कि भैया अगर आप सामान खरीदेंगे तब भी आप कर देंगे, खरीदने और बेचने पर, यानी दोनों पर। कि अगर आप खरीद रहे हैं कोई सामान, जैसे व्यापारी मान लीजिए किसी से कपड़ा ही खरीद रहे हैं, तो अगर कपड़ा खरीद रहे हैं तब भी कर देंगे, और अगर उनको बेच रहे हैं तब भी कर देना पड़ता था। ठीक है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब ये आ गए वहां पर जो आखेटक और संग्राहक लोग थे। अच्छा, आपके दिमाग में कभी कभी ये चीजें आती है कि आखेटक और संग्राहक अभी भी है मौजूद? जी बिल्कुल है, अभी भी आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में, कुछ पहले झारखंड जैसे क्षेत्रों में आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग मिल जाते रहे होंगे आपको। ठीक है, मिल जाएंगे, मेरा अनुमान है। तो जो आखेटक और खाद्य संग्राहक कहाँ रहते थे? ये जंगलों में रहते थे, आदिवासी। इनको क्या कहा जाता था? आदिवासी, एक तरीके से मैं कह दूं आदिवासी। ठीक है, तो आदिवासी जो समूह के लोग थे वो भी जो जंगल से, जैसे मान लीजिए फल प्राप्त हुआ, जंगल से छाल हो गया, हिरण की सींग वगैरह हो गई, ये भी क्या करते थे? वस्तुएं राजा को अपने कर के रूप में देते थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? अभी जस्ट मैंने बताया कि आखेटक और खाद्य संग्राहक क्या देते थे। तो ये कह रहा है जंगल से प्राप्त वस्तुएं। अब जंगल से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? वही सेम चीज वो देते रहे होंगे। तो ये आप अपनी जो बुद्धि का यहाँ परिचय दीजिए और अच्छे से इनको समझ करके बताइए कि राजा आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। कृषि में परिवर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, कृषि में परिवर्तन। ठीक है, अब ये आप कह रहे हैं कि भाई कृषि में परिवर्तन, आप पूछेंगे कृषि में कैसे परिवर्तन हुए? ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि इस युग में कृषि में क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, दो बड़े परिवर्तन कैसे आए बच्चों, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तकरीबन 3000 साल पहले हमने क्या किया था, जो मतलब वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता में हमने क्या किया था? वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता हमने आपको पढ़ाई है। ऋग्वेद के बाद में, ऋग्वेद के बाद में, ठीक है, ऋग्वेद के बाद में हमने क्या किया था? उस समय हमने लोहे की खोज कर ली, लोहे की खोज हो गई थी। जब आपकी महाजनपद और जनपद जैसी चीजें बन रही थी, उसी समय हमने लोहे की खोज कर ली, तो उसमें कृषि में परिवर्तन आ गए। अब लोहे की खोज का और कृषि में परिवर्तन का क्या लेना देना था, आप ये भी सोचेंगे। देखिए बहुत बड़ा लेना देना था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो। यहाँ कह रहे हैं कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जब आपको लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी हमें पता नहीं था कि लोहे जैसी कोई चीज होती है। जैसे आज आपने देखा होगा आपके घर में कुदाल होगी, फावड़ा होगा, ये सब क्या है? किसान के औजार है ना, किसान इन्हीं से तो अपनी कृषि करता है। ठीक है, तो जब लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो कृषि किससे होती थी? वो पत्थरों के औजारों से करता था या लकड़ी के औजारों से करता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब लोहे की खोज हो गई, तो हल के जो फाल थे, यानी जो हलों में फाल लगते आगे, वो किसके बनने लगे? अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। यानी कि अगर जमीन हार्ड हो गई तो उसमें लकड़ी कितने चलेगी, लेकिन लोहे का फाल तो क्या करेगा? जैसे अगर मान लीजिए ये जमीन है और जमीन में हमने लकड़ी का फाल लगाया तो हो सकता है इतनी ही जमीन वहां पर निकल आई हो, लेकिन जैसे ही जमीन में आप लोहे का फाल लगाएंगे तो हो सकता है इतना यहाँ पर ये मिट्टी निकल के बाहर आ जाए। तो इससे जुताई क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी होगी। और खेत की उपज क्या हो जाएगी? जब जुताई अच्छी होगी तो खेत की उपज क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वही कहा गया कि लोहे की फाल से क्या होता था? आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज क्या हो गई? बढ़ गई। यानी अगर अब पहले मान लीजिए 50 किलो होता था, 50 केजी कोई चीज हो रही है, तो अब 100 केजी होने लगी। ठीक है, उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया। धान के पौधे का रोपण से मेरा मतलब ये है कि अभी आप धान की खेती जो देखते होंगे गांव में, अगर कोई बच्चों गांव से हैं तो जानते होंगे कि धान कैसे लगाया जाता है। पहले धान के पौधे को लगाया जाता है, फिर उसको एक एक करके, ठीक है, ऐसे 2-3 पौधे को एक जगह, 2-3 पौधे को एक जगह, 2-3 पौधे को एक जगह, ऐसे तो लगाया जाता है ना धान को। लेकिन इससे पहले लोग क्या करते थे कि धान को छिड़काव के द्वारा करते थे, यानी कि धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की
पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। यानी कि अब ये लोग खेतों में से धान छिड़कते नहीं थे कि छिड़क दिया कुछ भी हो गया, उनको पहले पौधे तैयार करते थे उनके, और ऐसे 2-2 3-3 पौधे लगाते थे। ठीक है, अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। यानी पहले क्या होता था, ऐसे फेंक दिया कहीं पर, अब उसमें घास फूस आ गई, उसको साफ भी नहीं कर पाते थे आप लोग। ठीक है, आप लोग से मेरा मतलब है कि जो वो लोग उस समय थे। और अब क्या हो गया कि अब ज्यादा क्या होने लगे, पौधे जीवित रहने लगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास लोहा मिल गया ना हमें, अब फसलों को भी अच्छी तरह निराई कर सकते हैं। निराई एक प्रक्रिया होती है कि इसमें जो कोई खरपतवार आ गई तो इसको निकाल देना, तो लोहे के औजार से क्या हो गया, आसानी हो गई ना निकालना। और इस तरीके से क्या हो गई कि उनकी पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। कमर तोड़ परिश्रम मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम, एक मुहावरे के तौर पर यूज किया गया यहाँ पर। कमर तोड़ परिश्रम करना मतलब कमर दर्द करने लगे, इस तरीके से परिश्रम करना। तो वहां पर क्या हो गया कि भाई साहब इन लोगों ने बहुत ज्यादा परिश्रम भी किया। ये काम ज्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमकार करते थे। अच्छा, तो ये काम करता भी कौन था? ना पुरोहित वर्ग करता था, ना ब्राह्मण, ना वैश्य करता था, तो दास, दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है तो मजदूरी करके किसी के खेतों में काम कर लेते थे। ठीक है, तो ये कमकार लोग क्या करते थे, काम करते थे वहां पर। अब पूछ रहा है क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? यानी राजा क्यों कहते होंगे कि नहीं ये परिवर्तन बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसमें लगे रहिए। इनको प्रोत्साहन देना किसी चीज को मतलब क्या देता है, बढ़ावा देना। प्रोत्साहन मतलब क्या हो गया, बढ़ावा देना बच्चों। तो राजा इनको क्यों बढ़ावा देते थे? राजा देखिए, अब राजा को कर लेना था। कर सबसे ज्यादा किससे मिलता था? कृषक से मिलता था, किसान से। तो किसान अगर ज्यादा फसल उपज करेगा, हमें क्या चाहिए, 1/6 भाग। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई आप एक केक ले आइए और उस केक में क्या करिए, 3 हिस्से 6 हिस्से करके एक मुझे दे दीजिए। तो अगर मैं कहूँ कि एक केक थोड़ा और बड़ा हो जाए, ठीक है, एक केक और सब बड़ा सा केक ले आइए, ठीक है, और इसमें क्या कर लीजिए, अब आप इसमें आप 6 हिस्से कर दीजिए। ठीक है, इसमें तो हमें बड़ा हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, ये बड़ा हिस्सा तो मिलेगा। तो अगर ये लोग पहले 50 केजी उपजाते थे तो उसका 6वां भाग देते थे। अब अगर ये 100 केजी उपजाएंगे तो उनका 6वां भाग डबल हो गया ना, कि मतलब राजा को कर अब ज्यादा मिलने लगा। इस तरीके से राजा क्यों नहीं बढ़ावा देंगे, उनको बढ़ावा देंगे ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रही आप कमेंट कर सकते हैं, हम बकायदा फिर किसी वीडियो में आपके इस डाउट को दूर करेंगे। लेकिन क्योंकि राजा के कर में बढ़ोतरी हो गई, इस वजह से राजा क्या करते थे, इनको बढ़ावा देते थे। और अधिकतर लोग उस समय क्या था, कृषक थे। क्या थे? कृषक यानी किसान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें यहाँ पर तो कहा गया है मगध के बारे में। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो पहले चलिए मगध को थोड़ा ढूंढ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये भी कह रहा है कि 200 सालों के भीतर क्या था कि मगध जो था सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। महत्वपूर्ण मतलब एक मेन जनपद बन गया था। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले मैप में समझाता हूँ, उसके बाद में यहाँ आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है मगध। ठीक है, और अगर बात करूं गंगा नदी की तो ये देखिए, ये गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी की बात की गई है। यहाँ पर ही मैं इसका मार्क बना दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र आके नदी उसमें मिलती है। तो गंगा नदी की मैं यहाँ बात करूँ, देखिए यहाँ पर ये गंगा नदी है ना, ये देखिए, ये देखिए गंगा नदी है यहाँ पर। तो गंगा नदी के बारे में कहा गया है कि भाई मगध जो था एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। और गंगा और सोन नदी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, सोन नदी यहाँ पर, ये देखिए सोन नदी के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये सोन नदी के बारे में, ये देखिए सोन नदी यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर ये गंगा नदी यहाँ भी है और यहाँ पे आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर दिखाया गया आपको। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मगध जो था बहुत महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है, एक महाजनपद बन गया था। जो पहले जनपद से शुरुआत हुई, धीरे धीरे मिलते मिलते क्या हुआ, ये महाजनपद के रूप में बन गया मगध। यानी मगध का साम्राज्य काफी विस्तार हुआ। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन उसके लिए हमने पहले अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है हमें, पहले हम मगध को ढूंढ लिया हमने। ठीक है,
मगध आपके समझ में आ गया। दो नदियां हमने गंगा और सोन ढूंढ ली। अब चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, ठीक है। और सोन जैसी नदियां, सोन और गंगा को मैंने वहां ढूंढ ही लिया था आपके सामने, ठीक है। नदियां मगध से होकर बहती थी, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये नदियां जो थी वो क्या थी कि यातायात के लिए, मतलब आने जाने के लिए, क्योंकि जमीन उसमें क्या था, नदियों से नाव के द्वारा आप यातायात आराम से कर सकते हैं। जल वितरण का मतलब क्या होता है कि पानी के लिए, भाई कृषक किसान अगर है वहां पर बहुत सारे लोग, तो उनको पानी की जरूरत पड़ेगी ही खेतों को सींचने के लिए। तो सिंचाई के लिए अगर जल वितरण का काम, यानी जलों को बांटने का काम, उससे किससे होता था, नदियों से होता था। और जमीन को क्या करती थी, उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको पता होगा कि जल, जो हमने पहले भी बताया है कि नदियां क्या होता था, जो अपने साथ बहा कर जो मिट्टी लेकर के आती हैं, उससे क्या करती है, नई कर देती है मिट्टी को, जिससे क्या होती है, वहां की मिट्टी हमेशा एक नई मिट्टी बन जाती है और काफी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें मैंने आपको बताई हैं। और कहा गया कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, यानी वहां पर एक हिस्सा ऐसा था जिसमें जंगल थे बहुत ज्यादा, ठीक है। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यानी हाथियों को क्या करके, पकड़ करके और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। अब जो वहां पर क्या थे, जंगल थे बच्चों, तो जंगल से इनको क्या मिल गए, हाथी मिल गए, ठीक है। एक तो हाथी मिल गए, ऊपर से जंगल में बहुत सारे संसाधन होते हैं, एक तो फल फूल तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ लकड़ी मिल गई, ठीक है। अब लकड़ी से ये लोग क्या बनाने लगे, रथ बनाने लगे, ठीक है। घर भी बना लेते थे उससे, ठीक है। और गाड़ियां बनाते थे, जैसे रथ जो भी हो गया, घर हो गया, रथ हो गया, गाड़ियां हो गई, तो ये सारी चीजें किससे बनाते थे, वो लकड़ी से बना लेते थे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, यातायात अच्छा हो गया इनका, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी अच्छा हो गया। तो यानी अब वो डेवलप करने लगा एक तरीके से जनपद, तो उसको एक महत्वपूर्ण जनपद के नाम से बताया गया। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि वहां जंगल थे, जिससे हाथी मिल गई तो उनकी सेना तैयार हो गई एक, ठीक है। हाथी से क्या इन्होंने बना लिया, हाथी को प्रशिक्षित करके एक सेना तैयार कर ली ना। तो वही यहाँ बात हुई कि इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। अब देखिए, लौह अयस्क का मतलब क्या होता है, लौह अयस्क, देखिए लोहा ऐसा तो मिलता नहीं कहीं पड़ा हुआ है जाकर के आप ले आइए। लोहा क्या होता था कि वो किसी पदार्थ से निकलता था, ठीक है। जो लोह अयस्क होते थे, ठीक है, भी होता है ना आयरन जो भी है, तो लोहा किसी चीज से निकाला जाता होगा, किसी पदार्थ से। तो वैसे लोह अयस्क वहां पर जिससे लोहा प्राप्त होता था, वो लोह अयस्क हमें ज्यादा मिलते थे वहां पर। तो उससे हमने क्या किया, लोहे के औजार बनाए। तो इन्होंने कहा कि हम मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। अगर आपको लोह अयस्क मिल गए तो उससे आप क्या बना सकते हैं, लोहा बना सकते हैं। लोहा मिल जाएगा ना आपको, और लोहा मिल गया तो भाई साहब काफी अच्छी बात है। तो अब तो आप कृषक के लिए काफी उपयोगी चीजें और औजार बना सकते हैं, किसके लिए, लड़ाई करने के लिए। अब तक आप क्या आपके पास था, पत्थर के हथियार औजार थे, लकड़ी के हथियार औजार थे, अब किसके हो गए, लोहे के हथियार और औजार हो गए आपके पास। तो कहीं ना कहीं वो आप महत्वपूर्ण, आगे आपकी सेना मजबूत हो रही है, आपके किसान मजबूत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर ये चीजें क्यों बन गया, जब पूछा जाएगा बच्चों, तो ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट होकर के यहाँ पर आते हैं। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, इनको अजातशत्रु भी कहते हैं, वे अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अब ये क्या हुआ कि भाई अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु और इनको बिंबिसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बिंबिसार। तो ये इनको कहना है कि जो ये दोनों थे ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे एक शासक थे, क्योंकि जो जनपद है उन पे कोई महाजनपद के तौर पे अगर वो चेंज बदलेगा तो वहां पर कोई राजा तो रहेगा ही रहेगा। तो राजा के तौर पे अजात शत्रु और बिंबिसार ये दोनों ही नहीं थे बच्चों, बाकी और सारे लोग भी थे। तो इन्होंने कहा कि ये क्या करते थे, अन्य जनपदों को, यानी जो इनके आसपास जो जनपद रहते थे उनको जीतने के लिए क्या करते थे, हर संभव साधन अपनाते थे, यानी अपना ये बढ़ाते थे क्षेत्र। क्या करते थे, ये अपना क्षेत्र बढ़ाते ही चले जाते थे, जिससे ये महाजनपद बन गए थे एक दिन, ठीक है। और कहा जा रहा है कि महापद्मनंद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे, यानी इसी में बहुत सारे शासक हैं बच्चों से मगध के, आप पढ़ेंगे तो महापद्मनंद एक और नाम निकल करके आ जाता है कि एक और शासक थे। उन्होंने
अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। उत्तर पश्चिम भाग की मैं बात करूं तो जैसे उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो इन्होंने थे तो ये कहाँ पर, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे ना, यहाँ पर थे कहीं पर, लेकिन ये कहाँ तक चले गए थे, यहाँ तक चले गए थे। क्यों? महापद्मनंद के समय बताया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफी ज्यादा इन्होंने अपना क्षेत्र फैला लिया था। और बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, यानी बिहार में राजगृह यानी आदि राजगीर जैसी जगह है, कई सालों तक क्या है, मगध की राजधानी बनी रही। अब आधुनिक बिहार है वो, आधुनिक बिहार का मैं जब बात करता हूँ तो करता हूँ कि जब राज्यों का बनाया गया कि राज्य कौन से कहाँ तक बनेंगे, तो वो तो आज से 40-50 साल पहले या मैं कह लूँ 75 साल पहले बनाए गए। लेकिन जो इससे पहले कैसी प्रक्रिया थी, उस समय कोई भारत देश थोड़ी था कोई हमारा कि भारत कोई नाम था या जो है राज्य कोई बिहार था, ऐसा नहीं था। लेकिन आज कहाँ पड़ता है, वो बिहार में पड़ता है। तो कहा जा रहा है जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी, राजगीर थी। लेकिन बाद में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को कहते हैं पटना, तो आज का जो पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था बच्चों, को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, यानी कि जो पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, और वो क्या थी, पहले मगध की राजधानी थी। यानी मगध की राजधानी की बात करें तो वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, और ये आधुनिक पटना है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 2300 साल से भी पहले की बात है, मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर की कहानी काफी अलग है बच्चों, वैसे थोड़ी बहुत आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, और अगर ज्यादा जानकारी करनी हो आप तो अपने आप यूट्यूब या गूगल से आप देख सकते हैं। सिकंदर एक विश्व विजेता बनना चाहता था, ये मेसोडोनिया का राजा था। ये आपका पड़ता है मेरे ख्याल से जो ग्रीक के आसपास, ठीक है, वहाँ पर पड़ता है, ग्रीक के आसपास आप देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पड़ता है मेसोडोनिया। तो मेसोडोनिया का क्या राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। व्यास नदी जो मैंने आपको बताया था ना, झेलम, चिनाब और व्यास, सतलज जो नदियां मैंने बताई थी, तो वहां तक क्या हुआ था। अब सोचिए, ये अगर मैप देखेंगे आप तो काफी दूर से आया है ये, ठीक है, तो यूरोप के आसपास से, तो वहां से चलते हुए ये कुछ देशों को जीतता हुआ कहाँ तक आया था, व्यास नदी तक आ गया था। ठीक है, और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, अब वो क्या करना चाहता था, मगध को जीतना चाहता था। ठीक है, मगध काफी बहुत ज्यादा वर्चस्व था उस समय, मगध का बहुत बड़ा हो चुका था। तो सोचा कि लाओ मगध को जीत लेता हूँ, मगध ही तो सबसे बड़ा है इसमें, और मगध को जीत लिया तो मान लीजिए लगभग जीत लिया मैंने, विश्व विजय कर ली मैंने। ठीक है, तो जब उस मगध के ओर कूच करना मतलब बच्चों कि निकलना, उसकी ओर जब बढ़ना चाह रहा था, वो मगध की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। यानी जो उसके सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया, या सेनापति ने उसके मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उन्होंने ये बताया कि भाई साहब ऐसा है कि मगध का जो राजा है उसके तो हाथी बहुत रख रखे हैं उसने, और उसके पास रथ भी है, लोहा है तो हथियार इतने बना रखे हैं उसके पास, और पैदल सेना बहुत है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं डर के जो है उससे जो है लड़ाई करना उचित नहीं समझा, और वहां से वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं सिकंदर वहीं से लौट गया था। ठीक है, तो ये बात अब आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतने देशों को जीतता हुआ लगभग आ रहा था, और वो मगध से उसने लड़ाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं मगध जो था एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, कि एक महत्वपूर्ण जनपद था और वाकई में काफी मजबूत था। वहां के शासक बहुत शक्तिशाली थे, ऐसा मान सकते हैं आप, क्योंकि जब सिकंदर जैसा व्यक्ति जो कई राज्यों को जीतता हुआ, कोई देशों को जीतता हुआ यहाँ तक आया और लौट गया बिना लड़े हुए, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय तो बनता ही है बच्चों, क्यों नहीं। ठीक है, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है। देखिए फिर वही ये कंपैरिजन पूछता जा रहा है कि आप पुराने चैप्टर को भूल ना जाएं, तो इसलिए, और ऋग्वेद में जो पुराने थे आपके पास सेना थी उनके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पुराने सेना में क्या था कि उनके पास कोई रथ और कोई हथियार, लोहे के, उस समय लोहे का तो आविष्कार ही, मतलब लोहा भी नहीं मिला था हमें। ठीक है, तो लोहे का मैं कह लूँ कि खोज ही नहीं हुई थी। तो ऋग्वेद के लोगों के पास कोई ऐसी सेना नहीं थी। वो लोग क्या थे, कबीलों में थे, 4-5-10 लोग, 25 लोग, 50 लोग मिलके जाके युद्ध कराते थे, और जो जीतते थे सामान ले आते थे और बांट लेते थे। वो ऋग्वेद का एक कल्चर था बच्चों, मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया हुआ है।
जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाके अध्याय जब 4 पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में मिल जाएगा कि ऋग्वेद में क्या चीजें थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी, देखिए ये भी एक जनपद है बच्चों, वज्जी। ठीक है, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। देखिए उसके नजदीक क्या था, वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली बिहार थी। ठीक है, वो भी बिहार में ही पड़ता है, वैशाली भी आधुनिक बिहार में। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। अब देखिए राज्य की बात हो गई, राजा की बात हो गई, जो गणतंत्र, प्राचीन गणतंत्र की बात आई थी वो यहीं से आई थी। जो क्या कहा गया कि भाई एक हमें वज्जी मिला, क्या मिला, वज्जी। और वज्जी में क्या था, एक हमने देखा कि वहां की शासन व्यवस्था कुछ अलग थी। जैसे यहाँ के लोग जनपदों में क्या होते थे, राजा होते थे। ठीक है, लेकिन वज्जी में क्या था कि उसकी शासन व्यवस्था की थी गढ़ या संघ कहते थे। उसकी शासन व्यवस्था क्या कहते थे, गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, और संघ का मतलब था संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो वज्जी था वो ऐसा था कि भाई देखिए एक मान लीजिए वज्जी ऐसा है, उसमें क्या थे कि कई सारे थे, कई सारे राज्य थे। तो एक राज्य बन गया, एक राज्य बन गया, एक राज्य बन गया, एक राज्य बन गया। तो मतलब उसमें क्या था, कई सारे गण थे, समूह थे। क्या कह रहा है, कई सदस्यों वाले समूह। मतलब एक समूह ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। मान लिया मैंने, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि उसमें कई सारे यहाँ पर समूह बता दिए, कई सारे समूहों का राज्य था। ये पूरा मिला के क्या था, वज्जी था। ठीक है, इसका कोई अलग राजा है, इसका कोई अलग है, इसका कोई अलग है, सी का अलग है, डी का, ई का अलग है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, यानी इनकी क्या है, अलग अलग शासक हैं। अब देखिए जैसे आप अपने देश का उदाहरण ले सकते हैं, कई सारे राज्य हैं, सबके अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जैसे मगध में क्या था, मगध में क्या था, मगध में एक राजा था। राजा क्या था, एक था। ठीक है, और एक राजधानी थी उसकी। लेकिन यहां पर क्या था कि कई सारे राजा थे। ठीक है, तो कह रहा है कि कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, कभी कभी होता था कि भाई एक लोग ही शासन कर रहे हैं पूरी जगह पर, लेकिन कभी कभी इस एरिया में ये कर रहा है, इस एरिया में ये शासन कर रहे हैं, इस एरिया में ये शासन कर रहे हैं। मतलब सबका एरिया बटा हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी लोग क्या करते थे, एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब जो इसमें यहाँ पे ए पे शासन कर रहा है वो भी राजा है, बी पे वो भी राजा है। यानी वज्जी में कह लिया जाए तो कई सारे राजा रहा करते होंगे। ठीक है, जितने भी वहां पर एरिया में वाइज बटा हुआ था वो, वहां पर कई सारे राजा थे। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। यानी बहुत सारे जो अनुष्ठान होते थे उनको, लेकिन ये क्या करते थे, मिलजुल कर कार्य करते थे। कोई अनुष्ठान पड़ गया या वगैरह कुछ पड़ा तो उसको क्या करते थे, एक साथ करते थे। ये नहीं कि ये अलग कर रहा है, बी अलग कर रहा है, सी अलग और डी अलग कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये लोग नहीं करते थे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सभाओं में बैठकर ये बातचीत कर, बहस और विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। अच्छा, इन राजाओं में आपसी मेलजोल बहुत हुआ करता था। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये जो वज्जी संघ था, फिर से बना देता हूँ मैं, मान लीजिए वज्जी पूरा है, इसमें कई सारे ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कई सारे संघ बन गए और इनमें ए बी सी डी नाम दे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इनके जो राजा हुआ करते थे आपस में बैठकर सलाह करते थे कि भाई हमारे जो वज्जी जनपद जो है हमारा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, और जो भी अगर कोई वाद विवाद है तो उसको कैसे बहस करते थे, बातचीत करते थे और उसको तय करते थे कि आगे क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, और किस तरह से करना चाहिए। शत्रुओं से आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। यानी ऐसा नहीं था कि ये अलग राजा हो गया तो अलग ही लेके चल रहा है अपना काम, ये नहीं था। ये वज्जी पूरे एक संघ में थे ना, तो ये शत्रुओं से अगर कोई बात हो गई, लड़ने की बात हो गई, तो एक साथ मिलकर क्या करते थे, उसके आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए यहाँ पर ये बात की गई है उस समय भी कि इसमें जो थी कौन कौन से, जो स्त्रियां थी, जो दास हुआ करते थे, जो कमकार मतलब काम करने वाले होते थे, ठीक है, मजदूर वर्ग होते थे, वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, चलिए कौन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकता था अगर पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, अध्याय 6 में जब आप पढ़ेंगे तो बुद्ध और इसके बाद का जो अध्याय है उसमें आप बुद्ध और महावीर के बारे में जानेंगे।
ठीक है। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। मतलब इन्होंने क्या किया था कि जो गण और संघ से संबंधित होकर के कुछ बातें लिखी हैं और कहा है कि बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यानी जो बौद्ध साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें संघ के जीवन का बहुत मतलब एक वर्णन भी मिलता है उसमें, बौद्ध साहित्य में, ठीक है। यानी बौद्ध साहित्य मतलब आप एक उनकी जो धार्मिक किताब के तौर पर मान लीजिए, उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि संघ के बारे में बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से लिखा गया है, वर्णन मिलता है, ठीक है। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय में लिखा गया है। यानी जो वज्र संघ के बारे में लिखा गया है उसमें दीघ निकाय, दीघ निकाय क्या है इसके बारे में बात की गई यहाँ पर कि दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके बारे में क्या है, दीघ निकाय में वज्र संघ के बारे में लिखा गया है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यानी इसे कितने साल पहले लिखा गया था? 2300 साल पहले लिखा गया था। और ये जो दीघ निकाय है वो क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये पूछ भी लिया जाता है बच्चों, तो दीघ निकाय के बारे में आप जानकारी रखिएगा कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसमें वज्र संघ के बारे में जानकारी मिलती है और ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। चलिए, अजात शत्रु या अजात शत्रु जो भी इनका दोनों नाम लिख के आते हैं, ठीक है। और वज्र संघ, यानी वज्र संघ के बारे में अजात शत्रु की कुछ यहाँ पर बातचीत आपको देखने को मिलेगी। इसमें लिखा कि अजात शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। यानी वज्र जो उसके पास जनपद था, अब चूंकि वो मगध के पास में ही था, तो वो क्या करना चाहता था, उस पर आक्रमण करना चाहता था ताकि उसको भी जीत लिया जाए। इनको क्या करते थे, ये देखा होगा इन्होंने काफी सारा अपना व्याप बढ़ाया ही था, सबको जीत जीत के महाजनपद बन गए थे। तो उन्होंने अपने मंत्री वसस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उस समय बुद्ध समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध को के पास किसको भेजा? अपने मंत्री वसस्कार को भेजा था इन्होंने। किसने भेजा था? अजात शत्रु ने भेजा था, क्योंकि वो वज्र संघ को जीतना चाहता था, ठीक है। तो बुद्ध के पास उन्होंने भेजा था। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तो बुद्ध ने जो है वसस्कार से पूछा कि भाई जो वज्र लोग हैं, जो वज्र सभाएं होती हैं वहाँ के जनपद की, वो नियमित रूप से होती, मतलब रेगुलर सभाएं करते हैं वो लोग, रेगुलर तौर पे मिलते जुलते हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। मतलब जो सभा होती है ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं आता हो, बस अकेले 2-4 लोग अपनी सभा कर लेते हो। ये उनसे पूछते हैं बुद्ध। क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। तब बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी यहाँ पंक्ति बच्चों निकल करके आती है जो आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब बुद्ध ने ये बताया कि आप वज्रवासी तब तक उन्नति करेंगे, आप तब तक उनको नहीं जीत सकते जब तक, ये कुछ पॉइंट उन्होंने बुद्ध ने बताया उनको, ठीक है। क्या बताएं ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में भी आप ले सकते हैं इनको। तो बुद्ध ने कहा कि वे पूर्ण रूप और नियमित सभाएं करते रहेंगे। यानी जब तक वो पूर्ण रूप और नियमित सभाएं करते हैं, जब तक उनके यहाँ सभा होती रहेगी, यानी चर्चा करते रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। यानी अगर वो आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे तब तक वो उन्नति करते रहेंगे, आप उनको जीत नहीं सकते, ठीक है। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, मतलब अपने जो परंपरा है उसका पालन करते रहेंगे, ठीक है। बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। यानी अपने से बड़ों का जो है सम्मान करेंगे, उनकी बातों का क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। मतलब हाँ, कहेंगे कि इनकी बातें सही हैं, उनकी बातों पर ध्यान देंगे। तब तक आप क्या करेंगे? देखेंगे कि वो उन्नति करते रहेंगे और उनको जीतना मुश्किल होगा, ठीक है। और भी चीजें यहाँ बताई है उन्होंने। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। यानी जब तक वज्र क्या करते हैं, महिलाओं से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई कार्य करें, महिलाओं के साथ कोई जोर जबरदस्ती करें, कोई विवाह करें, कुछ भी ऐसा गलत कार्य करें, और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। जब तक महिलाओं को अगर मान लीजिए जबरदस्ती अपना दास बनाते हैं, महिलाओं को जबरदस्ती जो है अपना बंधक बना लेते हैं, सेविका बना लेते हैं, तो अगर जब तक वो ये चीजें नहीं कर रहे हैं तब तक वो उन्नति करते रहेंगे। यानी महिलाओं का सम्मान करेंगे, कहने का मतलब यही था। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। चैत्यों का मतलब बच्चों एक धार्मिक स्थल से होता है कि जब तक वो अपने शहरों और गाँव में चैत्यों का जो धार्मिक स्थल है उनका रख रखाव करते रहेंगे। और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। विभिन्न मतावलंबी मतलब ऐसा नहीं था कि अगर कोई उनके धर्म को नहीं मान रहा है तो उनसे वो उनका सम्मान न करें,
उनका अपमान करें, तो अगर वो विभिन्न मतलब अपने अनेक धर्मों का पालन, मतलब अनेक जो मतावलंबी हैं, जो अनेक संत हैं, उनको उनका भी सम्मान करेंगे, चाहे वो उनके धर्म के हों चाहे ना हो, उसके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मतलब कोई किसी धर्म का हो, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक वो क्या करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे और उन्हें जीत पाना मुश्किल है। ये बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर आप देखेंगे कि सीख है, इसे आप अपने जीवन में भी उतारेंगे तो मेरे ख्याल से क्या है, जो बुद्ध ने वहाँ कहा है कि आप तब तक उन्नति करेंगे रहेंगे जब तक आप इन पॉइंट्स को वो वज्रवासी करते रहेंगे। तो ये वज्रवासियों के लिए नहीं है बच्चों, ये आज के लिए भी है, ये हमारे लिए भी एक सीख है कि अगर आप इन चीज़ों को करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, कह रहे हैं कि वज्र संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताओ। तो जहां तक मैंने आपको बताया कि वज्र में एक गणराज्य जैसी स्थापना थी, वहां कई सारे राजा हुआ करते थे, ठीक है। और वज्र संघ में क्या था कि शासन अनुष्ठान और सभाएं करते थे, महिलाओं को और वहाँ के जो कर्मकार थे उनको सभाओं में उपस्थित होने की जो है अनुमति नहीं थी। तो ये सारी चीजें वहां पर आप लिख सकते हैं अगर 3 अंतर पूछ रहा है तो। वैसे तो काफी सारे अंतर अगर आपने जो मैंने बताए हैं ध्यान से पढ़ा है तो आपको काफी सारे अंतर वहां पर निकल करके आएंगे। कह रहा है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा, ठीक है। यानी कि वज्र संघ को बहुत लोग जीतना चाहते थे लेकिन नहीं जीत पाए, क्योंकि अब वो अब तक अपने इन पॉइंट्स पर, चाहे जो बुद्ध ने कहा था वो अपने यहाँ इन चीज़ों को करते आ रहे थे, लेकिन और उनका राज्य चला भी तकरीबन 1500 साल पहले तक चलता रहा उनका राज्य, ठीक है। उसके बाद में गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि उस समय तो वो नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में गुप्त शासकों ने क्या किया था कि अपने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में, मतलब अपने राज्य में उनको क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। आगे पढ़ेंगे बच्चों गुप्त शासकों के बारे में आप, ठीक है। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इनके बारे में आप अध्याय 10 में भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब आप पढ़ रहे हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, जब भी आपका मैप आता है वो भारत का मैप बन के आता है ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। ये अन्यत्र का मतलब उस महाद्वीप से हट करके हम कहीं और चले जाते हैं। तो अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो, जैसे बताया नहीं मैंने, एटलस में यूनान आप देखेंगे तो वही ग्रीस के आसपास में आपको मंगोलिया के आसपास भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो उधर आप जब जाएंगे मैप देखेंगे तो वहां पर आपको यूनान जो है और उसकी मेरे ख्याल से कैपिटल के रूप में एथेंस मिलता है, तो एथेंस आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आप एटलस में जरूर ढूंढिएगा अपने, ये नहीं ढूंढ सकते तो आप अपने गूगल पे जाइए और यूनान डालेंगे चाहे एथेंस डालेंगे तो वो भी निकल करके आ जाएगा, आपको मैप में दिख जाएगा कि वो भारत से कितनी दूर है और कहाँ पर है। तो लगभग कह रहा है कि 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। वहां पर एक शासन व्यवस्था स्थापित हुई जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र का मतलब बच्चों होता है कि जहां पर प्रजा का शासन हो, किसी तंत्र मतलब शासन मैंने जो बताया था, या गणतंत्र मतलब वही जो सेम चीज है कि गण समूहों के द्वारा कोई शासन हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली, ऐसा नहीं था कि बहुत दिन तक चली, 200 सालों तक की व्यवस्था चली। इनमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। यानी जो व्यक्ति 30 साल के ऊपर हो गए, 30 साल के क्या थे, ऊपर थे, उनको क्या थी, पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। जो दास नहीं थे, यानी कि जो दास थे उनको नहीं प्राप्त थी, बाकी जो लोग दास नहीं थे, जो सेवक नहीं थे, उनको क्या थी, नागरिकता प्राप्त थी। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यानी वहां पर जैसे आज आपके संसद होते हैं और विधान परिषद, मतलब एक तरीके से जो विधानसभा होती है, तो वहां पर क्या होती है, बैठकें होती हैं, जो विधायक बैठते हैं वहां संसद बैठते हैं। लेकिन इन्होंने कहा बनाया था कि एक सभा होती थी, महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए बनाई जाती थी, तो 40 बार सभा बुलाई जाती थी वहां पर, ठीक है बच्चों। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, मतलब जितने भी नागरिक थे वो सारे इस सभा में भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। लॉटरी मतलब जैसे किसी का नाम भाई हमने लिख के उसमें डाल दिया, जैसे आपके पास ये बोला नहीं लॉटरी लग गई, ये नंबर आपके पास आ गया तो आपकी लॉटरी लग गई। इसी तरीके से होता है वहां पर लॉटरी के माध्यम से क्या किया जाता था,
नियुक्तियां की जाती थी। मतलब जैसे किसी को हमें मान लीजिए शहर का कुछ मुखिया बनाना हो तो लॉटरी लगा दी कि भाई कौन बनेगा, जिसका नाम निकला वो बन गया मुख्यमंत्री, वहाँ का मुखिया। ठीक है, गांव का मुखिया बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो वो लॉटरियों के माध्यम से पदों की नियुक्ति की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मतलब नागरिकों को सेना में जाना जरूर रहता था, ये कंपलसरी था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, यानी कि वहां की औरतें जो थी उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। मतलब इसका क्या था कि वो किसी भी वहां के चीजों में शामिल नहीं हो सकती थी। ठीक है, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब देखिए, जो वहाँ कुछ व्यापारी थे और शिल्पकार थे, जो मूर्तियां बनाते थे, जो व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, जो वहाँ एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी क्या नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। यानी बहुत से जो बाहर के लोग थे जो एथेंस में रहने आए थे उनको भी क्या नहीं मिले थे, नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, तो जो वहाँ के व्यापारी बन के आए होंगे या वहाँ के मूर्ति उर्ति बनाने के तौर पे आए होंगे, एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। यानी वहां पर इन्होंने ये भी कहा कि जो खदानों में काम कर रहे हैं, जो खेतों में, जो घरों में और जो कार्यशालाओं में काम कर रहे हैं, उनको भी हमने क्या है, नागरिक का अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक, आप बात कर रहे हैं प्रजातंत्र की, लेकिन लगभग लगभग आपने कुछ आबादी को तो दूर ही रखा है, अधिकार दिए ही नहीं है, तो दिए किसको है अधिकार? भाई हमारे मन में तो यही सवाल आएंगे ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इन भाई साहब ने भी पूछ लिया, यूपी जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने भी, कि क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? कि भाई एक तो आपने इतने सारे लोगों को नागरिकता दी नहीं, तो क्या वाकई में आप अपने आप को जनतंत्र कहते हैं? तो मेरे हिसाब से तो वो पूर्ण जनतंत्र नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत था, क्योंकि वहां पर सभाएं होती थी और कुछ लोगों को, जो कि 30 साल के ऊपर के लोगों को उन्होंने क्या दिया था, नागरिकता दी थी, और पुरुषों को दी थी, महिलाओं को तो वो भी नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं आज आप देखिए तो हमारे देश में क्या है, पूर्ण मतलब वो है, लोकतंत्र है, जहाँ जनतंत्र है। क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पर गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, सबको क्या है, नागरिकता का अधिकार मिला हुआ है, सबको वोटिंग का, मत का अधिकार मिला हुआ है। तो हम क्या है, एक पूर्ण लोकतंत्र है। हमारा देश कैसा है, एक पूर्ण लोकतंत्र के रूप में है। तो एथेंस में भी एक ऐसी जगह पहले भाई बच्चों बनी हुई थी, लेकिन वो 200 साल तक चली, बहुत ज़्यादा चली भी नहीं, क्योंकि उसमें इतनी सारी खामियां थी। तो इस वजह से हो सकता है वहाँ पर वो जो प्रजातंत्र था या लोकतंत्र था उनका वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। ठीक है, तो जो ये पूछ रहा है कि क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था, तो जो आपके मन में आए आप लिख सकते हैं, कोई नहीं। यहाँ पर आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप कैसा लिखते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप, अगर आप चाहते हैं कि भाई इनको कहाँ चेक करेगा, कौन देखेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर भेज सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपकी मदद किसी न किसी माध्यम से की जा सके। चलिए, यहाँ बच्चों कह रहा है कल्पना करो, ये आपके होमवर्क के तौर पर रहेंगे। हालांकि हम इसका एक वीडियो आपको बना के देते हैं, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई है, धीरे धीरे करके हम बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको देते रहेंगे। होमवर्क के तौर पे कह रहा है कि वैशाली के उस सभागार के तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है, तुमने क्या सुना? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि राजा का कोई, आप वैशाली जो है, वैशाली अभी मैंने आपको बताया ना, वैशाली के उस सभागार है कोई वहां पर, जहाँ राजा प्लान कर रहे हैं कि कोई दूसरा राजा उनके ऊपर आक्रमण करना चाहता है। तो लड़ाई करने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो अब आप वहां झांक रहे हो और मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय में चर्चा की जा रही है, तो तुमने क्या सुना? अब आप क्या चर्चा सुनेंगे, कैसे वो प्लान करते हैं, कैसे लड़ाई करेंगे, क्या क्या लड़ाई की रणनीति होगी। तो यही सारी चीजें जो है, जो भी आपके दिमाग में आए आप बेहिचक लिख सकते हैं। ठीक है, उपयोगी शब्दों की बात करें तो राजा हमने पढ़ ही लिया है, अश्वमेध हमने पढ़ लिया, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण और संघ अथवा संघ के बारे में पढ़ा, प्रजातंत्र के बारे में पढ़ा। ये सारे महत्वपूर्ण शब्द थे बच्चों, जिन्हें हमने आपने पढ़े। ठीक है, चलिए, सही गलत ये भी आपके होमवर्क के तौर पे ही है। ठीक है बच्चों, अपने मन से करिएगा। नहीं है कोई डाउट आते हैं तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई इसमें आपको हिचकना नहीं है कि नहीं, वहां पर हो सकता है जवाब मिले ना मिले, लेकिन मैं अपना प्रयास पूरा करता हूँ कि आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। आओ चर्चा करें, और आओ करके देखिए, ये भी शब्द वही हैं आपके जो प्रश्न उत्तर हैं। बाकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बता दूं जो जरूरी हैं,
कि नए शासक के बारे में बात किया जाए तो लगभग 3000 साल पहले जब हमने ये देखा कि जो जन और विश्व से वहां पर राजा एक राजन निकल के आते थे नाम के राजा, अभी काम के राजा जो है हमारे 3000 साल पहले हमें नए शासक मिलना शुरू हो गए जो अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवाते थे। महाजनपद की बात करें तो वो भी लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर के आक्रमण की बात की जाए या दीघ निकाय का लेखन की बात की जाए, दोनों 2300 साल पहले हुआ था। यानी अगर पूछा जाए कि सिकंदर ने भारत पर या जो मगध साम्राज्य पर जब कब सोचा कि मुझे उस पर आक्रमण करना चाहिए या जब वो लौट गया, तो 2300 साल पहले की ये घटना है। और गढ़ और या संघ राज्यों का अंत जो बात की जाए तो लगभग 1500 साल पहले, यानी जो वज्जी जो था, वज्जी का जो विलय हो गया था, ठीक है, वज्जी का जो विलय हुआ था तो वो बाद में हुआ था गुप्त शासकों के दौरान, पहले नहीं हो पाया था, लेकिन 1500 सालों तक वो जो है चलता रहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और वज्जी जो है आप देखेंगे जो मैप था, उस मैप में जाकर के आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जस्ट मगध के बगल में ही वज्जी है, ठीक है। और वैशाली जो है उसकी राजधानी हुआ करती रही है। आई होप आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उस पर अपना एक लाइक जरूर रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी एक मेहनत लगती है हमारी टीम की, और हमारा प्रयास रहता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पसंद करेंगे। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी छोटा मोटा कमेंट कर सकते हैं जो हमारी टीम को या हमें प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब हमारे दोबारा आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हम दुगना उत्साह से बनाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि जो हमारा ये अभियान है कि हर बच्चे तक एक मुफ्त शिक्षा और एक बेहतर शिक्षा पहुंच सके, तो उसके लिए आप हम इसमें हमें सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।